हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारे जो एक्ट का नाम है उसका नाम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब सबसे पहले वही कि एक्ट आया क्यों। देखिए, इस एक्ट के आने से पहले कोई सिस्टम नहीं था कि जहाँ पे क्या है कि वर्कर्स की जो हेल्थ है, सेफ्टी है, वेलफेयर है, उसके बारे में कुछ किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि वर्कर्स ने कितने घंटे काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे वर्कर से काम ले सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड से कितनी देर काम ले सकते हैं। ठीक है, अडोलसेंट है उससे कितने देर काम ले सकते हैं, अडल्ट है उससे कितने देर काम ले सकते हैं, वीमेन से किस तरह से काम ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं था। तो सरकार जो ये कानून लेके आई, मकसद यही था कि जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनके प्रति जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयर की जो जिम्मेवारियाँ वो तय की गई। गवर्नमेंट की भी ऑब्लिगेशंस तय की गई कि गवर्नमेंट क्या इंस्पेक्टर्स हैं या चीफ इंस्पेक्टर्स हैं वो अपॉइंट करेगी, और क्या है कि वो देखेंगे, जो इनकी जो अथॉरिटीज़ होंगी सरकार की, वो देखेंगी क्या फैक्ट्रीज एक्ट की जो कंप्लाइंसेज हैं वो हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर कंप्लाइंसेज नहीं हो रही, अगर एम्प्लॉयर कोई कोताही बरतता है, नेग्लिजेंस करता है, तो उस एम्प्लॉयर के खिलाफ क्या है कार्रवाई की जा सके। तो ये एक्ट जो बेसिकली आया, इसका मकसद यही था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनकी हालत पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी, उनकी हालत को सुधारने के लिए और वर्कर्स की जो वेलफेयर है, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो हेल्थ है, उनका ध्यान रखा जाए। और वर्कर्स की जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसको लिमिट किया जाए, कि यानी वर्कर्स का क्या है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो सके। वर्कर्स की एक लिमिट हो, कि वर्किंग आवर्स की लिमिट हो कि एक दिन में कितने घंटे काम ले सकते हैं। ठीक है, और जो चाइल्ड कौन होता है, अडॉल्सेंट कौन होता है, अडल्ट कौन होता है, ठीक है, इसमें बताया गया है। और इनसे कितना काम आप ले सकते हैं, ये सब बताया गया है। तो मेन जो मकसद है इस एक्ट का वो यही है कि वर्कर्स की जो वेलफेयर है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो सेफ्टी है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट्री का जो ऑनर है या ऑक्यूपायर है या कह सकते हैं मैनेजर है, वो क्या है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस एक्ट के तहत तय की गई हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम आगे बढ़ते हैं हर चैप्टर में। तो एक्ट का नाम, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर कहते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें बताया कि वर्कर्स की जो सेफ्टी है, वर्कर्स की जो हेल्थ है, ठीक है, वर्कर्स जो वेलफेयर है वर्कर्स की, उसको क्या है उन्होंने, जो एम्प्लॉयर है उन्होंने ध्यान रखना है। तो इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज। तीन चीज़ों पर फोकस करना है आपने, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज क्या होती हैं वो पढ़ेंगे अभी। कहते हैं कि टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड यंग पर्सनस। सारा बता रखा है सेक्ट में कि अडल्ट है या वीमेन है, ठीक है, या अडोलसेंट है या चाइल्ड है, उससे कितने घंटे काम लिया जा सकता है, जो नाइट शिफ्ट है उसमें कितना काम लिया जा सकता है, कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, अडोलसेंट्स एंड एनुअल लीव विद वेजेस एट्सेट्रा। तो बेसिकली एक्ट किसके बारे में बात करता है? वर्कर्स की जो सेफ्टी है, वेलफेयर है, हेल्थ है, उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात करता है। उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, वीमेन के, चिल्ड्रन के, अडल्ट के, चाइल्ड के, अडोलसेंट के, उसके बारे में, और एनुअल लीव विद वेजेस, और प्लस उसके साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके बारे में। ठीक है ना। अब कहते हैं कि इस एक्ट का स्कोप क्या है, ये दायरा क्या है, एक्ट लागू कहाँ कहाँ होता है। तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। नेक्स्ट है कवर ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हम पढ़ेंगे आगे जाके। इट इज कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट्स फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज एम ऑफ द एक्ट। तो कहने का मतलब एक्ट लागू कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक क्या है फैक्ट्री है, जिसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, तो फैक्ट्रीज पे लागू होता है, केवल फैक्ट्रीज जो क्या है इस एक्ट के तहत जो फैक्ट्रीज हैं उसमें कवर होता है, बाकी कहीं भी लागू नहीं होता ये एक्ट। नेक्स्ट है कि चाइल्ड कौन होता है, अडोलसेंट कौन होता है, यंग कौन होता है, अडल्ट कौन होता है। अडल्ट मतलब जिसकी उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा है उसे क्या बोल देते हैं हम? अडल्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि जो यंग है वो कौन है? कहते हैं चाइल्ड प्लस अडोलसेंट। मैं बताता हूँ क्या चाइल्ड कौन है यहाँ पे, जिसकी उम्र कम से कम 15 साल है। ठीक है, 15 साल से कम है, सॉरी 15 साल से कम है, उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड। फिर कहते हैं कि जो क्या है कि चाइल्ड प्लस अडोलसेंट। यंग कौन हो गया? चाइल्ड प्लस अडोलसेंट, यानी जो 18 से नीचे वाला है, जो 18 से नीचे वाला है तो उसे हम क्या बोल देंगे? अडोलसेंट। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 15 से नीचे वाला है, ठीक है, वो कौन है? चाइल्ड। अब पहली बात तो मैं बता दूं कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे को, ठीक है, 14 साल से नीचे वाले बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते।
ठीक है, नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री। याद रखिएगा कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम पे रखा ही नहीं जा सकता। अब 14 साल या 14 साल से ऊपर है बट 15 साल के अंदर है, उसे रखा जा सकता है, वो चाइल्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब 15 से लेके 18 वाले किस में आ जाते हैं, अडॉल्सन में आ जाते हैं। ठीक है, और 18 या 18 साल से ऊपर वाले किस में आ जाते हैं, अडल्ट में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक हो गया चाइल्ड जिसकी उम्र क्या है कि 15 साल से कम है। ठीक है, 15 साल से कम है उसे क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड। और मैंने बताया कि 14 साल से नीचे वाले को तो काम पे ही नहीं रख सकते अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, फिर अडॉल्सेंट कौन है, ठीक है, यंग हो गया हमारा चाइल्ड प्लस अडॉल्सेंट। अडॉल्सेंट कौन है, 15 या 15 साल से ऊपर, ठीक है, 18 साल से नीचे। और यंग में कौन आ जाएगा, जो क्या है, जो क्या है कि आप कह सकते हैं कि 18 साल से नीचे वाला वो कौन है, यंग है। ठीक है जी, सीधा सीधा याद रखिए, 18 साल जिसकी उम्र हो गई वो अडल्ट हो गया। जिसकी उम्र क्या है कि 15 साल से नीचे है, ठीक है, 15 साल से नीचे है, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, चाइल्ड। 15 साल से नीचे वाला चाइल्ड, 18 या 18 से ऊपर वाला अडल्ट। ठीक है, जिसकी उम्र 18 से नीचे है, ठीक है, 18 से नीचे है, वो कौन है यहाँ पे, यंग पर्सन। ठीक है, यंग पर्सन, इसकी एज कितनी है, 18 से नीचे है, वो कौन है, यंग है। ठीक है, नेक्स्ट है अडॉल्सेंट कौन है, जो कहते हैं कि जिसकी उम्र 15 साल या 15 साल से ऊपर है बट 18 से नीचे है, उसे हम क्या बोलेंगे, अडॉल्सेंट। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 साल से नीचे वाला चाइल्ड, 18 या 18 साल से ऊपर वाला अडल्ट हो गया। ठीक है, और 18 से नीचे वाला 15 या 15 से ऊपर, 18 से नीचे अडॉल्सेंट है। ठीक है, और 18 से नीचे, 18 से नीचे, ठीक है, वो कौन है, यहाँ पे यंग है। अब वो यंग में क्या है, चाइल्ड भी हो सकता है अगर 15 साल से नीचे है। ठीक है, और जो 15 या 15 से ऊपर 18 से नीचे है तो वो क्या है, वो अडॉल्सेंट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यंग में अडॉल्सेंट भी आ जाते हैं प्लस चाइल्ड भी आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर कहते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन। अब कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, जिसे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, किस काम के लिए, इस एक्ट के तहत जहाँ कोई टेस्ट या एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शंस कैरी आउट करनी होती है उस काम के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन। गवर्नमेंट क्या है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन के तौर पे अपॉइंट कर सकती है। जैसे कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मीन्स ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो जो चीफ इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कौन है। मकसद क्या होगा, जो इस एक्ट के तहत जो टेस्ट हैं, एग्जामिनेशंस हैं या इंस्पेक्शंस कैरी आउट करनी है, ठीक है, वो उसका काम होगा। रिक्वायर्ड टू बी डन इन ए फैक्ट्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैविंग रिगार्ड टू। अब ध्यान क्या रखना है, कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करते समय किस बात का ध्यान रखना है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट हिज डिस्पोजल। तो कॉम्पिटेंट पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, लेबॉर्ट्री है, ठीक है, एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्री है, उसको हमने नॉमिनेट करना है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटेंट पर्सन के तौर पे। तो देखा जाएगा कि वहाँ पे जो व्यक्ति जो लेबॉर्ट्री को हैंडल कर रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा और क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब देखा जाएगा। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनस एम्प्लॉयड इन सच इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल देयर इन। ठीक है, तो सब कुछ देखा जाएगा जो पर्सन एम्प्लॉय कर रखे हैं इस इंस्टीट्यूट में। एक तो है कि जो इंस्टीट्यूशन है या पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उस इंस्टीट्यूशन ने जो बंदे एम्प्लॉय कर रखे हैं, काम पे रखे हुए हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशंस है विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ सच टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन। एंड मोर देन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू ए फैक्ट्री। तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि यानी कि जो चीफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर है वो क्या है, वो रिकॉग्नाइज करता है, वो अपॉइंट करता है, ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को, पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अब इस कॉम्पिटेंट पर्सन का काम क्या होगा, इस एक्ट के तहत जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट हैं, एग्जामिनेशन है, वो कंडक्ट करना है, इंस्पेक्शंस वगैरह कंडक्ट करना, टेस्ट, इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसे अपॉइंट करते समय किस बात का ध्यान रखा जाएगा, इस कॉम्पिटेंट पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो एक्सपीरियंस है,
उनके पास जो फैसिलिटीज़ है उन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और कहते हैं कि एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन भी क्या है अपॉइंट किए जा सकते हैं। सिंपल हो गया। चलिए, फिर कहते हैं कि हैजार्डस प्रोसेस, ये रेलेवेंट है एग्जाम के लिए भी। कहते हैं हैजार्डस प्रोसेस क्या होती है। कहते हैं देखिए, अब फैक्ट्री में हम जब कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जिससे क्या है कि जनरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, एनवायरनमेंट को, ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है, या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ यानी कि उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो एक नेचर ऑफ द प्रोसेस है, प्रोसेस की नेचर इस प्रकार से है जिसे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर क्या है कि जो बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको क्या है कि इंजरी पहुंच सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उनकी जो हेल्थ इंपेयरमेंट है वो हो सकती है, यानी कि जो उनकी सेहत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हैजार्डस प्रोसेस। कोई भी ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ठीक है, किसी प्रकार की प्रोसेस, इसमें क्या है कि जो जनरल एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है, या जो लोग एम्प्लॉयड हैं उस प्रोसेस में, ठीक है, उनकी हेल्थ क्या है, इम्पेयर हो सकती है। इट्स कॉल्ड हैजार्डस प्रोसेस। चलिए, सेक्शन 2 क्लोज CB डिफाइंस द एक्सप्रेशन हैजार्डस प्रोसेस एज एनी प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, क्या है ये, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यदि कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्टिविटी तो फर्स्ट शेड्यूल में बता रखी है इस एक्ट के तहत, अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन। अगर कहते हैं कि स्पेशल केयर ना ली गई तो क्या हो सकता है फिर, रॉ मटेरियल यूज देयरइन और इंटरमीडिएट और फिनिश प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट और एफ्लुएंट्स देयर ऑफ वुड कोज मटीरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ पर्सन। मैंने बताया कि जो बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी जो हेल्थ है वो इम्पेयर हो सकती है, ठीक है। या फिर क्या है कि जो जनरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या है कि नुकसान हो सकता है, यानी पॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल कि क्या कहते हैं कि हैजार्डस प्रोसेस क्या है। कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्री जो स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, प्रोसेस या एक्टिविटी की जा रही है जिसमें क्या है कि अगर स्पेशल केयर ना ली गई तो जो रॉ मटेरियल है या जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है या जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो क्या है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उस प्रोसेस में या एक्टिविटी में, उनकी जो हेल्थ है उसको क्या है कि इम्पेयरमेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या है कि जो जनरल एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो पर्यावरण में क्या है कि प्रदूषण हो सकता है, या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी जो हेल्थ है उसको नुकसान पहुँच सकता है। इट इज़ कॉल्ड हैजार्डस प्रोसेस। कहते हैं कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल बाय वे ऑफ एडिशन, ओमिशन और वेरिएशन ऑफ एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ठीक है। अब जो एक्टिविटी है या प्रोसेस है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल है। गवर्नमेंट चाहे तो क्या है कि उस जो शेड्यूल है उसमें कोई एक्टिविटी को हटा सकती है या नई एक्टिविटी ऐड कर सकती है और बता सकती है ये क्या है कि ये एक्टिविटी क्या है, हैजार्डस एक्टिविटी है, ठीक है, अगर स्पेशल केयर ना की गई तो। नेक्स्ट बहुत रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, बहुत वाइड है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग हम सोचते हैं क्या होता है कि रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट यहाँ पे क्या है कि क्लीनिंग है, इवन कि क्लीनिंग भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नया प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। वैसे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद ए व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। अब देखिए, एक ही डेफिनेशन में क्या कुछ आ गया, इसमें क्या कुछ आ गया। देखिए, आप मेकिंग करते हैं, ऑल्टर करते हैं, रिपेयर करते हैं, ऑर्नामेंटिंग है इवन, ठीक है, फिनिशिंग है, कोई पैकिंग करते हैं, इवन ऑयलिंग करते हैं किसी चीज़ की, वॉशिंग है, क्लीनिंग है, ब्रेकअप करना, डेमोलिश करना या अदरवाइज ट्रीट करना या अडेप्ट करना किसी आर्टिकल को उसके यूज़ के लिए, फर्दर सेल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी के लिए, डिस्पोजल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्लीनिंग है, वॉशिंग है, ऑल्टरिंग है, अडेप्टिंग है, ठीक है, मेकिंग है, ऑल्टरिंग है, सारे क्या है इसमें आ रहा है।
और इवन पंपिंग वाटर, पंपिंग ऑयल या वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, ये भी क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में है। फिर कहते हैं कि जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। तो जो बिजली है, ठीक है, पावर, उसको जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना या ट्रांसमिट करना, वो भी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आता है। या फिर कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, ये कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्रावियर या अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग। तो बुक बाइंडिंग भी क्या है कि इसमें आ जाता है, या प्रिंटिंग है या बुक बाइंडिंग है, ठीक है, तो ये भी क्या है, लिथोग्राफी है, ये भी इसमें आ जाता है। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप्स और वेसल्स, ठीक है, वेसल्स को बनाना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको ब्रेक करना, रिपेयर करना, ठीक है, तो ये भी इसमें आ गया। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। अब आप सोचिए कि ये कितनी वाइड डेफिनेशन है। इसमें ऑल्टरिंग, कुछ ही बनाना, मेकिंग आ गया, बदलना, ऑल्टरिंग आ गया, क्लीनिंग आ गया, वॉशिंग आ गया, ठीक है, पंपिंग भी आ गया, इसमें कोई ऑयल या फिर आप, ठीक है, वाटर पंप करते हैं, ठीक है, वो आ गया। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, उसको जनरेट करना, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसमिट करना, वो भी आ गया इसमें, ठीक है। इवन जो बुक बाइंडिंग है, प्रिंटिंग है, वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है। और क्या है कि जो आर्टिकल को आप प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो भी इसमें आ गया। अब समझ सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है वो कितनी वाइड है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं मेसेस काजी नूरल हसन हमीद हुसैन पेट्रोल पंप वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या पाया गया कि कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एंड इज नॉट कोरिलेटेड विद एनी एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में कि न्यू प्रोडक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। यूजुअली हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं कि हमने रॉ मटेरियल डाला और एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। यूजुअली हम यही समझते हैं कि न्यू प्रोडक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे ये लिखा हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो होती है जहाँ पे क्या है कि एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंड प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इंक्लूड्स इवन रिपेयर, रिपेयर है, फिनिशिंग है, ऑर्नामेंटिंग है, ब्रेकअप करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यानी कि वेसल है, वेसल को कंस्ट्रक्ट करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ठीक है, डिस्पोज करना, वो भी इसमें आ जाता है। इवन कि जो पंपिंग वाटर है, पंपिंग ऑयल है, ठीक है, तो स्टोरेज है, वो भी इसमें आ जाता है। कोल्ड स्टोरेज में आपको स्टोर करते हो, वो भी इसमें आ रहा है कि नहीं। तो कहते हैं कि इट इंक्लूड्स इवन रिपेयर, फिनिशिंग, ऑयलिंग और क्लीनिंग प्रोसेस विद ए व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एन एक्टिविटी विच may result into manufacturing something और प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली डिफरेंट आर्टिकल, ठीक है। तो कहते हैं कि आप इसको, इस डेफिनेशन को केवल यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ जी एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है, यहाँ तक केवल क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसमें तो क्या है कि इवन आप कुछ भी करते हो जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, करते हो, स्टोरेज के लिए कर रहे हो, उसको सेल के लिए कर रहे हो, उसके फर्दर यूज़ के लिए कर रहे हो, तो वो भी क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इन ए नैरो सेंस in respect of the act which is meant for the purpose connected with the social welfare। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये वाइड है, ये क्या वाइड है, ठीक है, ये केवल वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, दैट इज़ टू वाइड। इसमें क्या है कि मेकिंग, ऑल्टरिंग, अडेप्टिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। इवन के जो कोल्ड स्टोर में आपको स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। वाटर पंपिंग है, ऑयल पंपिंग है, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। वेसल की आपने देखा कि वेसल को कंस्ट्रक्ट करना, तो रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ठीक है, वो भी इसमें आता है। तो डेफिनेशन इज टू वाइड। नेक्स्ट है वर्कर की डेफिनेशन है। भी कहते हैं कि वर्कर क्या है कि कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या किसी के थ्रू, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, जैसे इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो जिसने काम पे रखा है उसको बेशक पता है कि हाँ जी ये तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मैं रख रहा हूँ, जिसको पता ही नहीं कि ये वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो जो वर्कर एम्प्लॉय किया गया है डायरेक्टली या किसी एजेंसी वगैरह के थ्रू, बेशक उसके बारे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता, डजंट मैटर। वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट, बेशक जो है कि उसको रेमुनरेशन पे रखा गया है या बिना रेमुनरेशन के रखा गया है, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, ये कोई चीज़ मैटर क्या है नहीं करती, ठीक है। इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ मशीनरी और प्रेमिसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इवन के जो मशीनरी है या प्रेमिसेस यूज हो रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए रखा गया है, तब भी क्या है, उसे वर्कर माना जाएगा। ठीक है, या तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा है वो, या फिर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट की जा रही है वहाँ पे क्या है कि मशीनरी को या प्रेमिसेस को क्या है, क्लीन करता है वो। और इन एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन। तो फोकस यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे जो वर्कर है वो एम्प्लॉयड है, एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है, जो मशीनरी यूज़ की जा रही है, ठीक है, या जो प्रेमिसेस यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्लीनिंग में लगा हुआ है वो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ कोई भी इंसिडेंटल जो काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी इंसिडेंटल काम हो रहा है, ठीक है, उसमें वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो इन्वॉल्व है। एक सेकंड। फिर कहते हैं इन लाल मोहम्मद वर्सेस इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, it was held that all the workers employed by a construction company would squarely attract the definition of term workman as found in section 2 clause L of the act as they are working for remuneration in a manufacturing process carried out by the project। ठीक है, तो जहाँ पे कहते हैं कि देखिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं सारे, तो सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में कहते हैं जो बंदे काम कर रहे हैं, वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या मान लिए जाएंगे, वर्कमैन मान लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी बहुत रेलिवेंट है, फैक्ट्री की डेफिनेशन। ठीक है, फैक्ट्री क्या है, कहते हैं अगर देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो विद द एड ऑफ पावर है या विदाउट द एड ऑफ पावर है। अगर विद द एड ऑफ पावर है तो वहाँ पे 10 या 10 से वर्कर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं ऑन एनी डे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर्स की संख्या 10 टच कर गई तो फैक्ट्रीज एक्ट लागू हो जाता है, वो क्या बन जाती है, फैक्ट्री। ठीक है, और जहाँ विदाउट द एड ऑफ पावर है वहाँ 20 या 20 से ज़्यादा ऑन एनी डे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, पिछले 12 महीने के दौरान वर्कर्स की संख्या 20 टच कर गई, 20 हो गई या 20 से ज़्यादा, तो उसे क्या मानेंगे हम, फैक्ट्री। ठीक है, और जहाँ पे क्या है कि विदाउट द एड ऑफ पावर काम होता है, विद द एड ऑफ पावर, ठीक है, 20 वाला केस कहाँ है, विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना बिजली की सहायता के, और जहाँ पे क्या है विद द एड ऑफ पावर है वहाँ 10 है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है, विदाउट द एड ऑफ पावर और विद द एड ऑफ पावर। ठीक है, दो तीन चीज़ों पर फोकस रखना है, एक तो क्या है विदाउट द एड ऑफ पावर, तो वहाँ पे क्या है पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या 20 या 20 से ज़्यादा चलेगी। ठीक है, और जहाँ पे विद द एड ऑफ पावर है वहाँ पे क्या है कि किसी भी दिन वर्कर की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा क्रॉस कर गई। ठीक है ना, चलिए सेक्शन 2 क्लोज M डिफाइंस द टर्म फैक्ट्री एज एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयर ऑफ। ठीक है, तो क्या आएगा, फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है उसमें इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, प्रेसिंग्स आपको पता ही है कि जो खाली स्पेस होती है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, उसके यहाँ पे जो खाली स्पेस है, ठीक है, फैक्ट्री में इतना पार्ट कंस्ट्रक्टेड है मान लीजिए, और बाकी जो खाली स्पेस है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेसिंग्स। क्या बोलेंगे, प्रेसिंग्स। ठीक है, तो कहते हैं कि सेक्शन 2 क्लोज M डिफाइन द टर्म फैक्ट्री एज एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स देयर ऑफ वेरियन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, जहाँ पे क्या है विदाउट द विद द एड ऑफ पावर काम हो रहा है। ठीक है, विद द एड ऑफ पावर, ठीक है, विद द एड ऑफ पावर एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डिनरली सो कैरिड ऑन, उसे हम क्या मानेंगे, फैक्ट्री। तो फोकस कहाँ पे है, देखिए एक तो वर्कर की संख्या पे है, एक तो वर्कर की संख्या पे है, और दूसरा फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रेमिसेस हैं इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, जहाँ पे क्या है कि वर्कर की संख्या एक तो होगी 10 या 10 से ज़्यादा पिछले 12 महीने के दौरान किसी भी दिन, विद द एड ऑफ पावर है, और एंड है साथ में कि वहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कैरी ऑन हो रही है वो विद द एड ऑफ पावर है। ठीक है, और हो रही है या इज ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन। ठीक है, मान लीजिए उस समय नहीं हो रही, फैक्ट्री सीजनल है अगर मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो रही, बट आमतौर पे प्रोसेस तो होती है वहाँ पे। तो दो बातों पे फोकस है, एक वर्कर की संख्या पे, ठीक है, एक वर्कर की संख्या पे है,
और दूसरा क्या है प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर। विद द एड ऑफ पावर है तो 10 या 10 से ज़्यादा, विदाउट द एड ऑफ पावर है तो 20 या 20 से ज़्यादा। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, वर्डिंग सारी वही रहेगी, बस यहाँ पे आ जाएगा कि जहाँ पे 20 या 20 से वर्कर्स 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ठीक है, ऑन एनी डे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन की जा रही है वो विदाउट द एड ऑफ पावर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है 20, ठीक है। वेर इन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग या फिर वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, इस समय काम कर रहे हैं, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन काम कर रहे हैं। एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डिनरली सो कैरिड ऑन। तो दो ही चीज़ों पे फोकस है, दो ही चीज़ों पे फोकस है। पहला एक तो क्या है कि वर्कर की संख्या के ऊपर फोकस है, ठीक है। दूसरा क्या है, विद द एड ऑफ पावर या विदाउट द एड ऑफ पावर। अगर विद द एड ऑफ पावर है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कैरी ऑन की जा रही है वो विद द एड ऑफ पावर है तो वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा। विदाउट द एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन तो वहाँ 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है। उसमें क्या नहीं आएगा, ठीक है, फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, कहते कि बट डज नॉट इंक्लूड ए माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट 1952, या कोई मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन, ए रेलवे रनिंग शेड या होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, ठीक है। तो ये सब नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा जो सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट है, ठीक है, और कोई मोबाइल यूनिट है बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज, रेलवे रनिंग शेड है, और कोई होटल है या रेस्टोरेंट है या ईटिंग जॉइंट है। आप कहते हैं कि देखिए जब वर्कर्स की संख्या काउंट करनी है 10 या 20, तो सभी वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिलेज इन अ डे शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका कुछ काम कहीं पे हो रहा है, कुछ काम कहीं पे हो रहा है, तो सभी वर्कर्स को क्या है कि कलेक्टिवली काउंट करके फिर देखा जाएगा कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हो रहे हैं, फिर देखा जाएगा कि यहाँ एक्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द मेयर फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ये याद रखिएगा, द मेयर फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर यूनिट इज इंस्टॉल्ड इन एनी प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ shall not be constituted to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof, ठीक है। कहते हैं कि मान लीजिए ईडीपी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब क्या है कि एक जगह पे कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, वहाँ पे केवल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, उसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं हो रही, तो वहाँ पे ये नहीं माना, वहाँ पे क्या है कि माना जाएगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन नहीं हो रही, ये फैक्ट्री नहीं है। तो खाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करना, उसके लिए कंप्यूटर इंस्टॉल कर देना एक जगह पे, इट डजंट मीन कि दैट इज फैक्ट्री, ठीक है। इन सीलन राज वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडिशनल लेबर कोड इट वॉज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 2 क्लोज M फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स thereof in which manufacturing process is carried on. Explanation 2 of section 2 clause M sets out that mere fact that the electronic data processing, ये सारा वही केस लो था कि ठीक है कि एक जगह पे खाली क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इट डजंट मीन कि वो फैक्ट्री है। स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिलेटेड टू अप्रूवल लाइसेंसिंग, ये पढ़ेंगे हम कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है कि हाँ भाई फैक्ट्री चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको क्या है, ये अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नो फैक्ट्री कैन रन विदाउट सच लाइसेंस और अप्रूवल। पावर टू डी लाइसेंस एंड डी रजिस्टर इज ऑल्सो विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो फैक्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस देना या रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना, द पावर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि हाँ भाई वो कल को डी लाइसेंसिंग कर सकती है, ठीक है, या फिर क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपाई। वो आपको ये तो मीनिंग समझ आ गया कि फैक्ट्री का मीनिंग क्या है, ठीक है। फैक्ट्री में क्या है कि जहाँ पे क्या है कि प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स, जहाँ पे क्या है कि दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स और दूसरा क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर, तो वहाँ पे क्या है 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर, तो उस पर क्या है कि 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कर रहे थे, ठीक है, इट इज कॉल्ड फैक्ट्री। अब एक जगह पे खाली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, एक जगह पे क्या है कि खाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, डजंट मीन दैट इज ए फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपायर। अब कहते हैं कि देखिए ऑक्यूपायर की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
वाई? क्योंकि ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पूरी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, की वेलफेयर के प्रति पूरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपायर की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है कि पता करने के लिए कल को कोई दिक्कत आई तो जिम्मेवार कौन होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म ऑक्यूपायर एज ए पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री इज कॉल्ड ऑक्यूपायर, प्रोवाइडेड दैट फर्म के केस में या अदर एसोसिएशन के केस में, ठीक है, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के केस में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जो पार्टनर है फर्म में, ठीक है, या जो मेंबर ऑफ एसोसिएशन है, तो पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर, ठीक है, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो वहाँ उसमें कोई जो मेंबर है उसे हम क्या मान लेंगे, ऑक्यूपायर। कंपनी के केस में क्या है, कोई भी कोई डायरेक्टर, ठीक है, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर। अगर मान लीजिए वहाँ पे अपॉइंट ही नहीं कर रखा, नॉमिनेट ही नहीं कर रखा कि कौन सा डायरेक्टर ऑक्यूपायर है, तो फिर सभी डायरेक्टर्स को क्या मान लिया जाता है, ऑक्यूपायर। ए फैक्ट्री ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया अफेयर्स मैनेज करने के लिए बाय द सीजी, एसजी या लोकल अथॉरिटी एज द केस में भी। तो सीधा सीधा है, फर्म के केस में कोई पार्टनर, ठीक है, कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है तो वहाँ पे कोई मेंबर हो गया, कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर हो गया, जहाँ कोई भी एक मान लीजिए फैक्ट्री जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, तो जो भी बंदा क्या है कि अफेयर्स मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ऑक्यूपायर। ठीक है, वैसे ऑक्यूपायर क्या है, द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, कुछ एक पॉइंट्स हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए शिप के केस में कहते हैं कि देखिए कौन होता है वहाँ पे ऑक्यूपायर, कहते हैं जहाँ पे शिप रिपेयर किया जा रहा है, और रिपेयर भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो जहाँ पे कहते हैं शिप रिपेयर किया जा रहा है या फिर जिसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है इन ए ड्राई डॉक, सूखी बंदरगाह जो होती है ड्राई डॉक पे, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल फॉर हायर, तो वहाँ पे कहते हैं कि ऑक्यूपायर कौन होगा, तो डॉग का जो ऑनर है, ठीक है, जो ऑनर ऑफ द डॉग है शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सच रिपेयर और मेंटेनेंस। ठीक है, तो ड्राई डॉक पे क्या है कि जो आपका शिप है, ठीक है, शिप है उसका रिपेयर चल रहा है या मेंटेनेंस चल रहा है, तो उस डॉग का जो ऑनर है, ठीक है, उसे हम क्या मान लेंगे, ऑक्यूपायर। कहते हैं कि ऑनर ऑफ द शिप और हिज एजेंट और मास्टर और अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द शिप और एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स विद सच ऑनर, एजेंट और मास्टर और अदर ऑफिसर इन चार्ज टू कैरी आउट द रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क shall be deemed to be occupied for the purposes specified in relation to clause A, the workers employed directly by him or through by any agency। ये कहना क्या चाहता है, कहते हैं कि देखिए जहाँ पे कहते हैं कि अब जिम्मेवारी किसने ली हुई है, कोई भी व्यक्ति, कहता है कि मान लीजिए अब एक शिप का ऑनर है या उसका एजेंट है या मास्टर है या अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द शिप है, और एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स विद सच ऑनर, एजेंट या मास्टर ऑफ द शिप टू कैरी आउट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। कहते हैं कि अब देखिए शिप के केस में क्या होता है, शिप के केस में क्या है कि कहते हैं कि जो शिप का ऑनर है, क्या है, शिप का ऑनर है या उसका एजेंट है या उसका जो मास्टर है या कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द शिप है, उसे हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पे ऑक्यूपायर मान लेते हैं। ठीक है, या कोई पर्सन जिसने क्या है कि शिप के ऑनर से या एजेंट से या मास्टर से या ऑफिसर इन चार्ज से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि रिपेयर या मेंटेनेंस शिप की मैं करूँगा। ठीक है, shall be deemed to be the occupier for the purpose of specified in relation to clause A, the workers employed directly by him or by or through any agency, and the machinery, plant or premises used for the purpose of carrying out such repair or maintenance work by such owner, agent, master or officer in charge or person। ये कहना क्या चाहते हैं, सिंपल है, कहता नॉर्मली क्या है कि शिप के केस में जो उसका ऑनर है शिप का, ठीक है, या उसका ऑनर का एजेंट है या जो वहाँ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द शिप है वो लायबल होता है एज ए ऑक्यूपायर। पर जहाँ पे क्या है कि किसी ड्राई डॉक पे, जहाँ पे क्या है कोई डॉक है वहाँ पे कहता है कि जो रिपेयर की जा रही है किसी शिप की या मेंटेनेंस की जा रही है, तो वहाँ पे डॉक का जो ऑनर है वो जिम्मेवार हो जाता है। ठीक है, केस स्टडी है इन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। इट वॉज हेल्ड दैट in case of a company which owns a factory, it is only one of the directors of the company who can be notified as occupier of the factory for the purpose of act, and company cannot nominate any other employee to be the occupier of factory। ठीक है, तो सिंपल है, कहते हैं कंपनी के केस में केवल किसी डायरेक्टर को ही नॉमिनेट किया जा सकता है कि यह डायरेक्टर क्या है, ऑक्यूपायर है।
तो कंपनी डायरेक्टर के अलावा किसी और एम्प्लॉय को नॉमिनेट नहीं कर सकती एज ए ऑक्यूपायर। ठीक है, एक केस लॉ है इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस लेबर कमिश्नर। इट वॉज हेल्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लोज एन व्हाट इज टू बी सीन इज हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल। ठीक है, हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि ऑक्यूपायर क्या है, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फिर हमने डिस्कस किया कि हाँ कि फर्म के केस में क्या है, पार्टनर है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के केस में मेंबर है, कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। रेलिवेंट प्रोविजंस regarding establishment of Indian Oil Corporation Limited and its working leave no doubt that ultimate control over the affairs of the corporation including opening and running of the factories is with the central government। तो कहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सबको पता है कि देखिए सारा कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्टिंग थ्रू द कॉर्पोरेशन इज ओनली ए मेथड एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रनिंग इट्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 2 क्लोज एन। It will have to be held that all the activities of corporation are really carried on by CG with a corporation mask। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो तो किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कंपनी बनाना तो केवल मकसद है कि उस जो पेट्रोलियम एक्टिविटी को अंजाम देना। ठीक है, पेट्रोलियम एक्टिविटी को काम देना, अंजाम देना। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको वो नॉमिनेट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी हम क्या मान लेंगे, ऑक्यूपायर मान लेंगे। यही था ना, इस सेंट्रल जहाँ पे क्या है कोई फैक्ट्री है ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जो भी पर्सन या पर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फैक्ट्री के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उसे हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, ऑक्यूपायर। ठीक है, ऑक्यूपायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। पहले समझते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया। सबसे जो बेसिक बात हमने की कि हाँ भी अडल्ट कौन है, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाला। अडॉल्सेंट कौन है, जिसकी एज 15 या 15 साल से ऊपर है बट 18 से नीचे है। ठीक है, अडॉल्सेंट है। फिर चाइल्ड कौन है, 15 से नीचे वाला, 15 से नीचे वाला। ठीक है, 15 से नीचे वाला। यंग कौन है, 18 से नीचे वाला, यानी उसमें चाइल्ड भी आ जाता है, उसमें अडॉल्सेंट भी आ जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि हाँ भी फैक्ट्री क्या है, तो कहते हैं कि फैक्ट्री क्या चीज़ है। कहते हैं कि फैक्ट्री क्या है कि प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, जहाँ पे क्या है कि तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन की जा रही है विद द एड ऑफ पावर। तो वहाँ पे क्या है कि इस समय या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या क्या थी, 10 या 10 से ज़्यादा। ठीक है, या विदाउट द एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन की जा रही है। तो इस समय या पिछले 12 महीने में किसी भी समय वर्कर की संख्या क्या थी 20 या 20 से ज़्यादा विदाउट द एड ऑफ पावर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री। ठीक है, और फिर कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये टर्म वाइड थी। उसमें आपको याद होगा मेकिंग है, ऑल्टरिंग है, ठीक है, ऑर्नामेंटिंग है, फिनिशिंग है, ठीक है, रैप्टिंग है, वो आ जाता है। और जो टाइपिंग है, प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है, ये भी आ जाता है। और किसी आर्टिकल को स्टोर करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में, ये भी आ जाता है। ठीक है, शिप को कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ब्रेक करना, ठीक है, ये भी सारा क्या है इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाता है। फिर हमने किया था कि हैजार्डस प्रोसेस क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी प्रोसेस जो स्पेसिफाई की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, जो जिसका जो नेचर है इस प्रकार का है, जिसका अनलेस द स्पेशल केयर इज टेकन, अगर स्पेशल केयर ना ली गई तो उसका जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट का नेचर इस प्रकार का है कि जो एम्प्लॉयड हैं उस प्रोसेस में, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है उसको क्या है मटीरियली एम्पेयरमेंट हो सकता है, या जो जनरल एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूशन हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हैजार्डस प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, सेक्शन 7 ये बात करता है नोटिस की। देखिए कई बार क्या होता है कि अब अथॉरिटीज़ हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, चीफ इंस्पेक्टर्स हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अब क्या है कि मान लीजिए फैक्ट्री नई स्टार्ट की गई है, फैक्ट्री का जो काम स्टार्ट हुआ है, तो क्या इंटीमेट नहीं करेंगे फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले, करेंगे। ठीक है, अप्रूवल ले लिए, अब बताना होता है कि इस दिन से काम स्टार्ट हो रहा है। या कुछ समय के लिए फैक्ट्री बंद थी, क्लोज थी, अब उसको रिज्यूम करना है, वर्क को दोबारा काम स्टार्ट करना है, तो उसके बारे में इंटीमेट किया जाता है कि इस दिन से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या नया ऑक्यूपायर अपॉइंट होता है, उसके बारे में इंटीमेशन दिया जाता है कि हम क्या है कि हमारा नया ऑक्यूपायर आ गया है। तो ये बेसिक से इंटीमेशन क्या होते हैं कि देने होते हैं, ठीक है, ऑक्यूपायर द्वारा, ठीक है, इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री शैल सेंड ए रिटन नोटिस कंटेनिंग द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री का नाम प्लस फैक्ट्री कौन से स्थान पे है इसका एक इंटीमेशन देता है ऑक्यूपायर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, फैक्ट्री का नाम प्लस ऑक्यूपेशन, और जो ऑक्यूपायर है उसका नाम प्लस एड्रेस, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो नेचर है उसके बारे में बताना है, और जो वर्कर्स की डिटेल्स है वो भेजनी होती है।
टू द चीफ इंस्पेक्टर। अब भेजनी कब होती है, ठीक है, भेजनी कब होती है, अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का काम क्या है, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर एन ऑक्यूपायर बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज ए प्रेमिसेस एज ए फैक्ट्री, ठीक है। ऑक्यूपाई यहाँ पे क्या मतलब है कि यानी कि जब हम फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पोजेशन में लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जहाँ पे क्या है अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ फैक्ट्री, तो कहते हैं कि जब फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है वो क्या है कि फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करता है या प्रेमिसेस को ऑक्यूपाई करता है एज ए फैक्ट्री, जब यहाँ फैक्ट्री चलाने वाले हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द ऑक्यूपेशन और, ठीक है, और पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, और जो काम स्टार्ट करना है एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ रिजम्पशन और वर्क इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्रीज, दैट मीन्स फैक्ट्री वर्किंग फॉर लेस देन 180 डेज इन ए ईयर। अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू मैनेजर, whenever a new manager is appointed, occupier shall send to inspector, यहाँ पे याद रखिए इंस्पेक्टर को भेजना है, रिटर्न नोटिस एंड टू चीफ इंस्पेक्टर ए कॉपी देयरऑफ, नोटिस भेजना है इंस्पेक्टर को, उसकी कॉपी भेजनी है चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। भेजने कब है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पर्सन टेक्स ओवर चार्ज, जब नया एक ऑक्यूपायर चार्ज लेगा, जो नया मैनेजर है वो चार्ज लेगा, उसके बारे में क्या है कि 7 डेज के विदिन बताना होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। कहती है कि देखिए जो ऑक्यूपायर है वो एक रिटर्न नोटिस भेजता है कि हाँ जी हमारी फैक्ट्री का नाम क्या है, फैक्ट्री का काम क्या है, ऑक्यूपायर का नाम क्या है, ऑक्यूपायर का क्या है, जो अपना उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे है, कि बताना कब कब है, जब फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करते हैं तो क्या है ऑक्यूपाई करने से 15 डेज पहले बताना होता है, 15 डेज पहले, कम से कम 15 डेज पहले। और कहता है कि जब काम रिज्यूम करना है तो एटलीस्ट 30 दिन पहले, रिज्यूम करने से 30 दिन पहले। अब जो नया मैनेजर आएगा, जो चार्ज लेगा उसके 7 दिन के अंदर, नया मैनेजर जब अपॉइंट करेगा व्हेनेवर ही टेक्स द चार्ज, उसके 7 डेज के विद इन। तो ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट आ जाता है, नंबर ऑफ डेज याद रखना, ठीक है। और याद रखिए कि जो नया मैनेजर वाला केस है तो यहाँ पे जो नोटिस देना है किसको, इंस्पेक्टर को, हाँ, उसकी जो कॉपी है नोटिस की वो किसको देनी है, चीफ इंस्पेक्टर को। बताना कब है, जब फैक्ट्री को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, फैक्ट्री को ऑक्यूपाई किया है और वर्क रिज्यूम किया है और जो मैनेजर है वो अपॉइंट होता है, ठीक है, उस समय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सिंपल है, ये कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जितने की उनको लगता है कि इंस्पेक्टर की आवश्यकता है इस एक्ट को सुचारू ढंग से यानी कि एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई इतने हमें इंस्पेक्टर चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट सच पर्सन एज पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी इंस्पेक्टर्स, इसकी पोस्टर निकलती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड मे असाइन टू दैम सच लोकल लिमिट्स एज मे इट मे थिंक फिट। तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है तो जितने को उनको चाहिए इंस्पेक्टर्स इस एक्ट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, जैसे उसको सही लगता है। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, ये रेलिवेंट है, याद रखिएगा। अब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्टर ने यही देखना है कि हाँ भाई जो इस एक्ट के तहत जो वेलफेयर या हेल्थ या सेफ्टी की जो प्रोविजंस हैं क्या वो फैक्ट्री कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखना है कि हाँ भाई जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो निभा रही है कि नहीं निभा रही। अब इसमें ये भी देखना है कि हाँ जी अब जो जिम्मेवारियाँ निभानी है इंस्पेक्टर ने, ठीक है, अब इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी क्या है कि चेक करना कि हाँ भाई वो जो फैक्ट्रीज है या ऑक्यूपायर है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एक्ट के प्रोविजंस को। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या है कि इंस्पेक्टर को जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में वो एंटर कर सकता है, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है उसको एंटर करने का राइट है, कोई डॉक्यूमेंट है वो एग्जामिन कर सकता है, कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है, कोई सैंपल भरना चाहे वहाँ सैंपल भर सकता है, ठीक है। तो ये इसके बाद बेसिक एक राइट्स है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 9 प्रिस्क्राइब द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर एज डिटेल्ड बिलो। कहते हैं पावर क्या है, तो एंटर इनटू एनी प्लेस विच इज़ यूज्ड और विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव इज़ यूज्ड एज ए फैक्ट्री, ठीक है। उसका अधिकार है कि उसको जहाँ लगता है कि हाँ भी जो एक स्थान जो फैक्ट्री के तौर पे यूज़ किया जा रहा है यानी फैक्ट्री में एंटर कर सकता है, या एक ऐसा स्थान, ठीक है, जो फैक्ट्री का नाम तो नहीं बता रखा कि ये फैक्ट्री है बट वहाँ उसको लगता है कि यार 25-30 बंदे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बता तो रखा नहीं कि 25-30 बंदे काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं बट एक्चुअल में तो उसको लगता है कि फैक्ट्री है तो छापेमारी कर सकता है वो, ठीक है। तो ऐसा कोई स्थान जो फैक्ट्री के तौर पे यूज़ किया जा रहा है उसको लगता है कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ विजिट कर सकता है, एंटर कर सकता है और प्रेमिसेस का, प्लांट का, मशीनरी का, आर्टिकल का, सब्सटेंस का वो एग्जामिनेशन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है।
और कोई एक्सीडेंट हुआ है फैक्ट्री में या कोई डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, उसमें इंक्वायरी कर सकता है। वेदर रिजल्टिंग इन बॉडीली इंजरी, डिसेबिलिटी और नॉट, ठीक है। अब जो एक्सीडेंट हुआ है उससे कोई बॉडीली इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, डिसेबिलिटी हुई है कि नहीं हुई, डजंट मैटर, बट कोई भी उसको लगता है कि अकरेंस कुछ हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वो जांच कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। एंड टेक ऑन द स्पॉट स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन विच ही में कंसिडर नेसेसरी फॉर सच इंक्वायरी, यानी कि गवाही लेना किसी की, ठीक है। तो उसी जहाँ पे वो एंटर करेगा फैक्ट्री में जहाँ पे अकरेंस हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि वो इंक्वायरी के लिए किसी भी व्यक्ति की वहाँ पे जो मौजूद है उसकी वो क्या है स्टेटमेंट दर्ज कर सकता है, बयान दर्ज कर सकता है, ठीक है। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना है तो मंगवा सकता है, प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। और सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पोर्शन देयर ऑफ एज ही मे कंसिडर नेसेसरी, ठीक है। तो जो भी उसको लगता है कि रजिस्टर है या रिकॉर्ड है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है, उसको क्या है कि इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है, उसको वो सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है, ठीक है, उसको वो सीज कर सकता है। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल और सब्सटेंस और पार्ट देयर ऑफ एंड डिटेन इट फॉर सो लॉन्ग एज इट नेसेसरी फॉर सच एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या है कि आर्टिकल है या कोई सब्सटेंस है या उसका पार्ट है तो उसकी वो पोजीशन ले सकता है। तो एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेसिकली देखिए इसके बाद राइट क्या है, बहुत सिंपल से तरीके से याद रखा जा सकता है। एक तो क्या है कि वो जो फैक्ट्री है, जो कोई स्थान जो फैक्ट्री के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, या उसको लगता है ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट इट इज़ अ फैक्ट्री, ठीक है, तो उसको क्या है कि वो वहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है। फैक्ट्री के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे कोई आर्टिकल है, वहाँ कोई मशीनरी है, उसको वो क्या है एग्जामिन कर सकता है, ठीक है। किसी की वो स्टेटमेंट दर्ज कर सकता है, वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पे रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्पॉट, ठीक है, जब वो गया एग्जाम एंटर किया उसने, ठीक है। कोई वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। वो उसको लगता है कि हाँ भी कोई डॉक्यूमेंट जो इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है उसे वो सीज कर सकता है, ठीक है ना। तो एंटर करना, एग्जामिन करना, बयान दर्ज करना, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहना, कि डॉक्यूमेंट पोजीशन में ले लेना, सीज कर लेना, ठीक है, ये उसके पास क्या है पावर्स है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सर्जन। अब देखिए ये लोग कौन है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा, इनका काम ये होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अब मान लीजिए फैक्ट्री में कोई हैजार्डस प्रोसेस है, अब वहाँ पे खतरा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को खतरा है, तो ये चेक करते हैं कि हाँ भी जो हैजार्डस प्रोसेस कैरी आउट की जा रही है तो वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, वो एलिजिबल भी हैं कि नहीं उस काम के लिए, फिट भी हैं कि नहीं उस काम के लिए। वो चेक करते हैं कि हाँ भी जो बंदा यंग पर्सन है, ठीक है, उनको एग्जामिन करना, ठीक है, क्या वो फिट फॉर द जॉब है कि नहीं है, चाइल्ड है वो फिट फॉर द जॉब है कि नहीं है, ठीक है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट देना उन्हें कि चाइल्ड फिट फॉर द जॉब है कि नहीं है, ये यंग पर्सन फिट फॉर द जॉब है कि नहीं है, या जो प्रोसेस है जो कैरी ऑन की जा रही है वो हजार्डस प्रोसेस है, वहाँ पे कौन बंदा काम करने लायक है, कौन बंदा काम करने लायक नहीं है, ठीक है। या बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है उसको एग्जामिन करना, ये सारा काम किसका होता है, सर्टिफाइड सर्जन का, ठीक है। डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो एग्जामिन करते हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं, यहाँ भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बंदा या चाइल्ड या जो आपका एडोलसेंट वगैरह है वो फिट भी है कि नहीं है, ठीक है। तो फिटनेस का सर्टिफिकेट देना हो गया, उनकी हेल्थ को एग्जामिन हो गया, ठीक है। ये काम किसका होता है, सर्टिफाइड सर्जन, जो डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू बी सर्टिफाइंग सर्जन्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, वो क्या है कि जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें अपॉइंट कर सकती है विद इन सच लोकल लिमिट्स और फॉर सच फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज एज इट मे असाइन टू दैम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन्हें जो काम दिया जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर लोकल लिमिट में दिया जाएगा, ठीक है, एक एरिया में फैक्ट्रीज के लिए काम दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफाइड सर्जन की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ भी जो हेल्थ को एग्जामिन करना हो गया, जो आपके यंग पर्सनस हैं, ठीक है, उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट देना हो गया। चिल्ड्रन हैं, उनको चिल्ड्रन मतलब कौन से 14 साल से नीचे वाला तो काम कर नहीं सकता, चाइल्ड में क्या आया था 15 साल से नीचे वाला, ठीक है, 14 साल से नीचे वाला तो फैक्ट्री में काम कर ही नहीं सकता, और 14 से 15 वाला कर सकता है, बट देखना कि हाँ ये फिट फॉर द वर्क भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ क्या है, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन को एग्जामिन करना, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट देना यंग पर्सन का, हाँ भी ये यंग पर्सन है।
और जो लोग डेंजरस ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस जो हैं इन द फैक्ट्री उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एग्जामिन करना कि इनकी जो हालत है वो सही है, फिट भी है कि नहीं है। एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, एज पर द रूल्स, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल्स फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज वेयर। तो कहते हैं कि देखिए जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या करना, मेडिकल सुपरविजन, ठीक है, मेडिकल सुपरविजन एक्सरसाइज करना, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड which is it is reasonable to believe are due to the nature of manufacturing process carried on or other conditions of work prevailing therein। जहाँ पे क्या है कि यानी कि कई सारे केसेस निकल गए हैं, यहाँ पे लोग क्या है कि फैक्ट्री में काम करके बीमार हो रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि मेडिकल सुपरविजन करने में क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। और बाय रीजन्स ऑफ एनी चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन और इन द सब्सटेंस यूज देयरइन or by reason of adoption of any new manufacturing process or of new substance for use in a manufacturing process, there is a likelihood of injury to the health of workers employed in that manufacturing process। तो पहले में तो ये आया कि वहाँ पे क्या है कि केसेस ऑफ इलनेस निकल रहे हैं, ठीक है, केसेस ऑफ इलनेस यानी बीमारी के कई केसेस निकल गए हैं, ठीक है, तो जहाँ पे ये एक मतलब कि एक परसेप्ट किया जा सकता है, एक परसेप्शन ली जा सकती है, जो बीमारी हो रही है वो क्या है कि वहाँ का जो प्रोसेस का नेचर है मैन्युफैक्चरिंग का उस प्रकार का है जिससे ये बीमारी हो रही है, या वर्किंग कंडीशंस क्या हैं ख़राब है वहाँ की, ठीक है, या फिर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रही थी उसमें बदलाव कर दिया गया है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एक आर्टिकल या सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा था उसमें चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जिससे क्या है लाइकलीहुड है, चांसेस ये हैं कि वर्कर्स की हेल्थ को क्या है नुकसान पहुँच सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर मेडिकल सुपरविजन करना। और यंग पर्सन आर और अबाउट टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच इज़ लाइकली टू कॉज इंजरी टू देयर हेल्थ। तो देखना कि यंग पर्सन को इस पर्टिकुलर काम पे रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो कुल मिला के यानी कि सर्टिफाइंग सर्जन कौन है, पहली बात तो सर्टिफाइंग सर्जन क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिन्हें अपॉइंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसका ड्यूटीज़ क्या होती है, एक तो जो यंग पर्सन है उनको एग्जामिन करना और सर्टिफाई करना कि हाँ ये बंदे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कामयाब काम करने लायक है कि नहीं है, और जो भी पर्सन कोई एंगेज्ड है, ठीक है, इन द हजार्डस प्रोसेस या फैक्ट्री, तो उनको एग्जामिन करना, ठीक है, और मेडिकल सुपरविजन एक्सरसाइज करनी, ये 3 केसेस में, ठीक है, जहाँ पे क्या है फैक्ट्री में नेचर ऑफ वर्क कैसा है, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर ही ऐसा है, या वर्किंग कंडीशंस ऐसी है, इससे कई सारे क्या है कि इलनेस के केसेस हुए हैं, या फिर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव किया गया है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सब्सटेंस वगैरह यूज़ किया जाता है उसमें बदलाव किया गया है, जिस कारण से क्या है कि लगता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स की जो है वर्कर्स को इंजरी हो सकती है, या फिर क्या है कि जो यंग पर्सनस हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में काम करने लायक हैं कि नहीं है, उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट देना, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर मेजर्स। और देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, एक वेलफेयर है, एक सेफ्टी है, ठीक है, और एक है हेल्थ। अब वेलफेयर में क्या जाता है कि हाँ जी खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, ठीक है, कैंटीन प्रॉपर होनी चाहिए, स्पिटून्स होने चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो लेडी है बच्चे को छोटे बच्चे को साथ में लेके आती है तो क्रच में दे सके, ठीक है, तो सारे क्या है कि तरह के वेलफेयर मेजर्स हैं, ठीक है जी। तो चलिए, तो अब कहते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट टेक्स केयर ऑफ द वर्कर्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक, हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एक तो वर्कर्स की हेल्थ हो गई, और दूसरा है सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ ऑफ वर्कर्स हो गया इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग द हैजार्डस प्रोसेस, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, एनुअल लीव विद वेजेस। तो सीक्वेंस में हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हेल्थ में क्या है, वेलफेयर में क्या है, ठीक है, और सेफ्टी में क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, हेल्थ में। ये रेलिवेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हेल्थ के बारे में पूछेंगे, कभी आपसे वेलफेयर के बारे में पूछेंगे, कभी आपसे सेफ्टी के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद द मेजर्स टू बी टेकन कंसिडरिंग द हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स। द फॉलोइंग आर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। अब सिंपल इसको बस रीडिंग है एक तरह की, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिटेन तो आप ही को करना है। तो क्लिनलीनेस है, साफ सफाई हो गया, ठीक है, जो वेस्ट है एफ्लुएंट्स है, ठीक है, जो गंदगी है उसको डिस्पोजल, और फैक्ट्री में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर का पूरा होना चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन क्या होता है कि हवा आती जाती हो, जैसे मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे जीरो वेंटिलेशन है, रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हूँ तो जीरो वेंटिलेशन है,
कि कहीं से हवा आने जाने का कोई स्थान नहीं है, तो मुझे क्या है कि एसी साथ में चला के काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि एसी क्या है कि जो गर्म हवा को अंदर से निकाले, ठंडी हवा फ्रेश एयर अंदर दे, ठीक है। तो वेंटिलेशन है, टेम्परेचर है, डस्ट एंड फ्यूम है, ठीक है, और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है। ओवर क्राउडिंग हो गया, वो नहीं होना चाहिए। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, लैट्रिन यूरिनल की व्यवस्था, स्पिटून्स हो गया, ठीक है, ये सारा किस में आता है? हेल्थ में। अब है डिटेल में ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? क्लेanलीनेस, यानी साफ सफाई। तो कहते हैं कि फैक्ट्री जो है वो क्या है कि क्लीन रखनी चाहिए। इट इज़ फ्री फ्रॉम अफ्लूविया राइजिंग फ्रॉम द एनी ड्रेन, प्रीवी और अदर न्यूसेंस। जैसे अब कई बार क्या होता है कि गंदा पानी खड़ा रहता है फैक्ट्री में, गंदे मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं गंदगी गुंदगी ना हो, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई ड्रेन वगैरह ना हो खुला, ठीक है। एक्ट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट। ये सारा किसके रिगार्डिंग है? क्लेanलीनेस। अब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 4 नंबर में ऐसे ही पूछ लेंगे, क्लेanलीनेस के बारे में लिखो, ठीक है। सिंपल आपने याद रखना ये चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं, बस एक बार रीडिंग ध्यान से होती है ऐसी बातों की, ठीक है। और कई जगह होती है कि आपको जहाँ रट्टा लगाना होता है, क्रैमिंग टाइप हो जाता है। तो फैक्ट्री में क्या था, वहाँ थोड़ा रट्टा टाइप हो जाता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और ऑर्डिनरली कैरिड ऑन, ठीक है। और दूसरा था साथ में क्या है कि जो वर्कर की संख्या इस समय है या पिछले 12 महीने में थी, ठीक है, जहाँ विद द एड ऑफ पावर है 10 टन से ज़्यादा, जब विदाउट एड ऑफ पावर है 20 से ज़्यादा, तो वहाँ थोड़ा बहुत क्रैमिंग भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या क्रैमिंग करनी है इसमें, ठीक है, क्लीननेस में। तो यहाँ पे यही है कि डर्ट है, ठीक है, गंदगी है वो ना हो, ठीक है, कोई गंदगी ना पड़ी हो, ड्रेनेज साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ऑल द accumulated dirt and refuse on the floors, staircases and passages in the factory shall be removed daily by sweeping or by any other effective method। हम घर पे करते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो कहते हैं कि जो गंदगी है, डर्ट है या कोई रिफ्यूज है, कोई फालतू कोई सामान, जैसे आप टॉफ़ियों के छिलके हैं या कुछ है, ठीक है, फ्लोर वो क्या है कि स्टेयर केसेज हैं, सीढ़ियाँ हैं या रास्ता है निकलने का, ठीक है, सीढ़ियाँ होगी, स्टेयर केसेज हैं, पैसेजेस हैं, तो उसको रिमूव करना डेली झाड़ू के द्वारा या किसी इफेक्टिव मीन द्वारा, कोई मशीनरी है कुछ है। सुटेबल अरेंजमेंट शुड बी आल्सो बी मेड फॉर डिस्पोजल ऑफ सच डर्ट और रिफ्यूज, ठीक है। ये नहीं कि गंदगी जैसे यहाँ से उठाई वहाँ रख दिया, ठीक है, वो नहीं। तो वंस इन एवरी वीक द फ्लोर शुड बी थॉरली क्लीन्ड, ठीक है। तो जो फ्लोर है, फर्श है, उसको थॉरली क्लीन करना है हफ्ते में कम से कम एक बार, बाय वॉशिंग विद डिसइंफेक्टेंट और बाय सम अदर इफेक्टिव मेथड। इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनेज, और जो पानी है गंदा उसका ड्रेनेज का एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। शैल बी मेड एंड मेंटेन फॉर रिमूविंग वाटर टू द एक्सटेंट पॉसिबल विच मे कलेक्ट ऑन द फ्लोर ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण जो पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसका क्या है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो इंश्योर दैट इंटीरियर वॉल्स एंड रूफ्स एटसेट्रा केप्ट क्लीन, इट इज़ लेड डाउन दैट। कहते हैं जो इंटीरियर वॉल्स हैं, रूफ्स हैं, छतें हैं, दीवारें हैं, वो साफ़ रहें, उसके लिए क्या है, कहते हैं कि देखिए 14 महीने में कम से कम एक बार वाइट वॉश कराइए, ठीक है, सफ़ेदी या कोई कलर हो गया, ठीक है। वेयर सरफेस हैज़ बिन पेंटेड और वार्निश्ड, रिपेयर और रिवार्निश शुड बी कैरिड आउट वंस इन एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। जहाँ पे कहते हैं कि वाइट वॉश के अंदर मतलब सस्ती होती है, कली होती है, ठीक है, वाइट वॉश कराओ या कलरिंग कराओ, ठीक है, 14 महीने में एक बार। जहाँ पे पेंट करवा रखा है, पेंट थोड़ी ना होता है साल साल बाद, 10-10 साल तो हम घरों में नहीं कराते, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जहाँ पे क्या है कि पेंटेड है या वार्निश्ड है, ठीक है, वार्निशिंग करा रखी है, तो 5 साल में क्या है कि अगर वो वॉशेबल है तो 5 साल में एक बार क्या है उसको रिवार्निश करो या रिपेयर करो, ठीक है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि पेंटेड है या वार्निश्ड है तो रिपेयर और वार्निश शुड बी कैरिड आउट वंस इन एवरी 5 ईयर, ठीक है जी। इफ़ वॉशेबल, अगर वॉशेबल है तो हर 6 महीने में क्या है कि उसकी वॉशिंग करो। वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड or where they have smooth impervious surface, it should be cleaned once in every period of 14 months by such method as may be prescribed. All doors, windows, other framework which are of wooden or metallic shall be kept painted or varnished at least once in every period of 5 years. तो थोड़ी सी चीज़ें ये देखा जाए तो याद रखने वाली हैं, ठीक है, सिंपल भी याद रख सकते हो कि हाँ भी एक तो क्या है कि इसका जो डर्ट है, ठीक है, डस्ट है, उसको रिमूव किया जाए, और स्टेयर्स हैं या फ्लोर्स हैं, ठीक है, उसको कैप क्लीन रखा जाए, और जो ड्रेनेज वाटर है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो वाटर निकल रहा है ड्रेनेज, तो प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। और जो दीवारें हैं या इंटीरियर वॉल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि प्रॉपर टाइम पे क्या है कि पेंटिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्लीनिंग होनी चाहिए उसकी, या उसकी रिपेयर होनी चाहिए या वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है ना।
ये कहते हैं कि डेट्स ऑन विच प्रोसेसेस आर कैरिड ऑन, जब भी ये पेंटिंग वाइट वॉश वगैरह किया जाए का क्या है कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है कि जिस समय पे हमने ये किया। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अफ्लुएंट्स। अब कहते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो अफ्लुएंट्स हैं, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसका डिस्पोजल का पूरा एक उसका एक प्रॉपर सिस्टम हो। इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन देयर ऑन सो एज टू रेंडर देम इनोक्यूअस यानी नॉट हार्मफुल एंड फॉर देयर डिस्पोजल। तो जो भी कहते हैं कि अफ्लुएंट्स हैं, वेस्ट हैं, उसके डिस्पोजल का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि किसी को हार्म ना हो। नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, इट इज़ क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि देखिए पुराने सिस्टम में क्या होता था, घरों में 2 खिड़कियाँ इस तरह होती थी, मतलब हर तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ होती थी। पुराने आपको याद होगा कि घर में एक ही कमरे में 8-8 खिड़कियाँ होती थी। तो पुराने टाइम में वेंटिलेशन को बहुत ज़्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंस दी जाती थी वेंटिलेशन को। आजकल तो क्या है कि सब शीशे लगवा के बैठे जाते हैं, हवा ही नहीं आती कहीं से, तो मरने वाले काम तो है ही हैं। आधी बीमारियां तो हम खुद खुद लगवा के बैठे हैं, क्यों? कि वेंटिलेशन ही नहीं है घरों में। तो पुराने टाइम में क्या था कि वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट होता था, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का आना जाना दो, ठीक है, वेंटिलेशन दो तरफा होती है, बोलते क्रॉस वेंटिलेशन, इधर से भी हवा आए इधर से भी आए, ठीक है। इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजन, इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजन शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग एवरी वर्करूम विद एडिक्वेट वेंटिलेशन by circulation of fresh air, यानी फ्रेश एयर सर्कुलेट हो एंड सच ए टेम्परेचर एज विल सिक्योर टू वर्कर्स देयर इन रीजनेबल कंडीशंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रिवेंट टू हेल्थ, ठीक है। तो यानी कि एक रीजनेबल कंडीशंस ऑफ कंफर्ट हो, तो प्रॉपर एक क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर आए जहाँ से, और जो टेम्परेचर है उस प्रकार से होना चाहिए कि जहाँ पे क्या है कि कंफर्ट हो, यानी कि बहुत ठंड है, जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोर है, तो बंदा क्या है कि वही बस ठिठुर रहा है, कुछ एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए कि बंदा जहाँ आराम से बैठ सके कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ वर्क इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर्स एडिक्वेट मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स बाय सेपरेटिंग देयर प्रोसेस विच produces such high temperatures from workroom by insulating the hot parts और by other effective means। जहाँ पे कहते हैं कि देखिए हाई टेम्परेचर पे काम होता है, तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या है कि वर्कर की जो सेफ्टी है उसको, हेल्थ है उसको क्या है सेफ किया जा सके। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम। अब जो मिट्टी उड़ रही है उसको क्या है कि इसको साफ़ किया जाए, ठीक है, उसका डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि कोई व्यक्ति उसको क्या है कि इनहेल ना कर ले। जैसे हम देखिए सांस लेते हैं, अगर रूम में मिट्टी मिट्टी है तो वो क्या है कि हमारे अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो उसका क्या है कि साफ़ सफाई का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री इफ देयर इज गिवन ऑफ एनी डस्ट और फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी ऑफ सच नेचर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ लाइकली टू बी इंजूरियस और ऑफेंसिव टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड, any dust in substantial quantities offenses to workers, effective measures shall be taken to prevent its inhalation and accumulation in any workroom। जहाँ पे कहते हैं कि देखिए जब फैक्ट्री में कोई डस्ट या फ्यूम निकल रहा है, कुछ इम्प्योरिटी ऑफ किसी नेचर की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर ही ऐसा है, तो वहाँ पे क्या है कि वो ऑब्वियसली वर्कर्स की हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ऐसी जो डस्ट है जो सब्सटैंशियल क्वांटिटी में है, तो ऑफेंसिव टू द वर्कर है, वर्कर का नुकसान पहुँच सकता है, तो उसके इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि हाँ कि जो उसको जो इनहेलेशन से प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो जहाँ वर्क रूम है वहाँ पे क्या उसका एक्यूमुलेशन ना हो, तो जहाँ पे क्या है कि डस्ट क्या है या इम्प्योरिटी कोई इम्प्योर आइटम है वो सब्सटैंशियल क्वांटिटी में निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर ही ऐसा है, तो इसका पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए कि डस्ट इनहेल ना हो जाए, ठीक है। और उसको जो डस्ट है, ठीक है, जो इम्प्योर आइटम्स है, ठीक है, उसको क्या है कि प्रॉपर डिस्पोजल का एक सिस्टम हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। जैसे एसी है, एसी क्या चीज़ है, ये आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन तो है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ जैसे डक्टिंग कूलर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, तो उससे क्या है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह की जाए, तो वर्कर क्या है कि कम से कम सांस तो ले सके आराम से, है कि नहीं। इफ़ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड, स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। कहता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज की जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसके प्रॉपर नियम बना सकती है कि इसके स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन क्या होंगे। रेगुलेटिंग द मेथड्स यूज फॉर आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है। तो कितना स्टैंडर्ड्स होगा ह्यूमिडिफिकेशन का, मेथड्स, किस मेथड से ह्यूमिडिफिकेशन इंक्रीज की जा सकती है, और डायरेक्टिंग प्रिस्क्राइब टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर टू बी करेक्टली कैरिड आउट एंड रिकॉर्डेड।
ठीक है, और डायरेक्ट कर सकती है प्रिस्क्राइब टेस्ट कि किस प्रकार से ह्यूमिडिटी चेक की जा सकती है। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ द एयर इन द वर्करूम। सीधी सीधी बात है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा ह्यूमिडिटी इंक्रीज की जाती है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, नियम बना सकती है, रूल बना सकती है कि कितनी ह्यूमिडिटी क्या है कि बढ़ाई जा सकती है, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उसको चेक करने के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है कि अभी ऐसा ना हो कि एक मशीन चल रही है, मशीन के आले दुआले बंदे ही बंदे हैं, कोई गिर गया कुछ उसको उठाने वाला ही नहीं है, कोई इतने स्पेस नहीं है बिल्कुल वहाँ पे। ओवर क्राउडिंग में ये है कि एक वर्कर के लिए इतना स्थान होना चाहिए। जैसे हम एक कमरे में क्या होता है, 4 बंदे रहते हैं, 3 बंदे रहते हैं, अब 5 हो जाते हैं, बिल्कुल ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वो तो ठीक है, बेड से उतरने की जगह नहीं मिलती, तो वो नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि फैक्ट्री में भी कहते हैं कि ओवर क्राउडिंग में क्या होता है कि मतलब कि इतनी स्पेस कम से कम एक बंदे के लिए होनी चाहिए। वो कितनी है, 14.2 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंट injurious to the health of workers employed therein. There shall be in every workroom in a factory at least 14.2 cubic meters of space for every worker employed. तो 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस होनी चाहिए हर एक वर्कर के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग। इन एवरी पार्ट ऑफ ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर वर्किंग और पासिंग देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग। अब यानी अंधेरा ना हो, कोई वर्कर गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, तो कहते हैं कि वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो प्रॉपर लाइटिंग तो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब वो लाइटिंग दोनों तरह की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल और बोथ। इस समय जिस समय मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब बाहर तो पूरी धूप निकली हुई है और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे ख्याल से 8-10 लाइट्स जग रही हैं। ठीक है, 8 से 10 के करीब जो लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, वो ऑन है। रीज़न बिंग रिकॉर्डिंग फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि अब अगर जहाँ पे नेचुरल लाइटिंग नहीं आ पा रही तो हमें क्या है कि आर्टिफिशियल लाइटिंग वहाँ करनी पड़ती है यूज़। ठीक है, तो क्या है, फैक्ट्री के हर पार्ट में लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बेशक नेचुरल है तो नेचुरल सही, नहीं तो आर्टिफिशियल। बेस्ट लाइटिंग नेचुरल है। सॉरी, एक्चुअली कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो पहली दो लाइन आपको समझ आ ही गई है। कहते हैं कि हर एक फैक्ट्री का जो पार्ट है वहाँ पे क्या है कि वर्कर्स जो है वर्किंग जो वर्क कर रहे हैं या पास करते हैं वहाँ से, तो प्रॉपर एक लाइटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि लाइट हो प्रॉपर नेचुरल या आर्टिफिशियल। मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको आर्टिफिशियल की। ठीक है, ऑल ग्लेज्ड विंडोज जहाँ पे रोशनी कहते हैं वापस आती है जैसे, एंड स्काईलाइट्स यूज फॉर द लाइटिंग शैल बी केप्ट क्लीन ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सर्फेसिस एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। फिर है इफेक्टिव प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्लेयर। जो कोई तरह की रीडिंग होती है उसको दिमाग में बस बिठाना होता है, एग्जाम में अगर आ जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रॉपर इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो ग्लेयर है रोशनी जैसे जो, ठीक है, कहते हैं पड़ती है आंखों पे, वो सिस्टम ना हो, इधर डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट और बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज टू सच एन एक्सटेंट एज टू द कोज आई स्ट्रेन और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट टू एनी वर्कर। ठीक है, तो लाइटिंग में क्या है कि एक लाइटिंग प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जहाँ बंदे काम कर रहे हैं, जब बंदे निकलते हैं, वर्कर्स निकलते हैं जहाँ से। ठीक है, लाइटिंग अब नेचुरल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आर्टिफिशियल हो जाए। ठीक है, और जो ग्लेयर है उसको रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, आंखों पे रोशनी ना पड़ती हो ज़्यादा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर ना आती हो कहीं से ज़्यादा, तो प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। और जो ग्लेज विंडोज़ हैं, ठीक है, स्काईलाइट्स हैं, वहाँ पे क्या है प्रॉपर एक उसको साफ़ सफाई करके रखनी है, क्लीनिंग करके रखना है, और इनर एंड आउटर सर्फेसिस जो है उसको फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन रखना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रिंकिंग वाटर। कहते हैं कि देखिए अब ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए और गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सुटेबल सिचुएटेड फॉर ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड। अब ये ना हो कि बंदा काम यहाँ पे कर रहा है, पानी क्या है कि 500 मीटर पे दूर पे जाके फैक्ट्री में। ठीक है, तो सुटेबल प्लेसेस पे क्या है कि पानी अवेलेबल होना चाहिए फॉर ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड, ए सफिशिएंटली सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पीने लायक पानी है उसकी एक सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, वेयर मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ठीक है, अब 250 से ज़्यादा बंदे जहाँ काम कर रहे हैं, अब बताइए, आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वर्कर्स कहते हैं हम बर्फ़ डाल के खुद पी लेंगे, है कि नहीं, तो 250 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो गर्मियों में वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बताओ अब 250 से कम है तो क्या गर्म पानी पिलाओगे उसको, मारोगे गर्मियों में। ठीक है, चलिए, तो बस ये हमारे देश के कानून हैं, ऐसे ही चलते हैं। द वाटर पॉइंट शैल बी अवे 6 मीटर्स फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस
यूरिनल, लैट्रिन, स्पिटून, ओपन ड्रेन कैरी सलेज और अफ्लुएंट और एनी अदर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, तो वाटर पॉइंट्स है जहाँ पे भी पानी जहाँ पीने वाला है वो क्या है कि जो वॉशिंग प्लेस है, यूरिनल्स हैं, लैट्रिन है, स्पिटून है, ठीक है, उसे कम से कम 6 मीटर की दूरी पे होने चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जो क्या है कि होलसम ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो यूरिनल्स है, स्पिटून्स हैं, लैट्रिन्स हैं, उससे कम 6 मीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे होने चाहिए। और जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर क्या है कि अरेंजमेंट होना चाहिए ठंडे पानी का। ठीक है, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, सेक्शन 19 है। इन एवरी फैक्ट्री सफिशिएंट लैट्रिन्स एंड यूरिनल अकोमोडेशन, sufficient latrine and urinal accommodation of prescribed types shall be provided, conveniently situated and accessible to workers at all times while they are at factory। जब भी वो फैक्ट्री में है तो जो ये नहीं कि आप ताला लगा के बैठे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। लैट्रिन्स है, यूरिनल्स है, प्रॉपर एक्सेसिबल होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, सेपरेट एंड क्लोज अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। ठीक है, मेल प्लस फीमेल वर्कर्स के अलग लैट्रिन यूरिनल्स होने चाहिए। फिर कहते हैं कि दे शैल बी एडिक्वेटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग हो और वेंटिलेशन हो वहाँ पे। दे शैल बी मेंटेन इन ए क्लियर एंड सैनिटरी कंडीशन एट ऑल टाइम। ठीक है, क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन, बिल्कुल साफ सुथरा हो, पानी पुनी इकट्ठा ना हो, गंदगी ना हो वहाँ पे। ठीक है, मच्छर मक्खियाँ ना हो। और स्वीपर्स होने चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयड करने हैं। ठीक है, लैट्रिन्स को, यूरिनल्स को, वॉशिंग प्लेसेस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर लैट्रिन्स है, यूरिनल्स का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है जी, स्वीपर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए और वहाँ पे गंदगी ना जमा हो। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो। चलिए, और सेपरेट होने चाहिए मेल फीमेल के लिए। कहते हैं अगर 250 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो जो भी लैट्रिन्स है, यूरिनल अकोमोडेशन है, शैल बी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइप्स, कि वहाँ बता दिया जाता है कि इतने ऐसे टाइलें लगवाई जाएंगी, ये होगा वो होगा। देखिए बहुत पुराना कानून हो चुका है एक्चुअल में। अब 250 से ज़्यादा बंदे होंगे तो टाइलें लगवानी है। आजकल तो बंदे नॉर्मल जो होता है कि अब टाइलें इतनी 20-20 रुपये फुट आ जाती है, 15-15 रुपये फुट है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है वही टाइल्स लगवा देता है कि चल साफ़ सफाई रहेगी यार। अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, आज का देखो, जो एम्प्लॉयर भी समझदार है, एम्प्लॉय भी समझदार है। अगर मान लीजिए जहाँ पे यूरिनल है या फिर क्या है कि हमारे यहाँ लैट्रिन है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, ठीक है, अगर वहाँ गंदगी रहती है तो वर्कर वहाँ गिर जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या उसका नुकसान एम्प्लॉयर को नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। तो आज का जो एम्प्लॉयर है वो भी समझदार है, उसको पता है फैक्ट्री में मुझे भी तो आना जाना है, ये गंदगी क्यों रखनी है यहाँ पे। तो वहाँ पे उसको पता है कि अगर साफ़ सफाई होगी तो वर्कर्स भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ये हर एक एम्प्लॉयर जानता है। कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि यहाँ पे गंदगी मची रहे। वो छोटी सोच वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ख़त्म हो गए। अब जो लाले छाप एम्प्लॉयर्स हैं ना वो ख़त्म हो गए। टैक्स की चोरी की, वैट की चोरी की, गंदे सारा किया काम सारा, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया। अब एम्प्लॉयज़ भी समझदार हैं, एम्प्लॉयर भी नए नए टाइप का एम्प्लॉयर है। आप जैसा, मेरे जैसा एम्प्लॉयर है, पढ़ा लिखा एम्प्लॉयर है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर पढ़ा लिखा नहीं है, जो बाप पढ़ा लिखा नहीं तो बेटे पढ़े लिखे हैं, वो बड़े सिस्टम को समझते हैं। कल को बाबुओं को रिश्वत देने से अच्छा है कि अपना सिस्टम मेंटेन करो। ठीक है ना। तो अब जीएसटी की देखिए, जो लोग उलझे हुए थे, पुराने बंदे थे, वही उलझे हैं। नए बंदे हैं वो तो कहते हैं जीएसटी बढ़िया है, तो हर चीज़ का आईटी से मिलता है कि नहीं। तो जो नई जनरेशन आ रही है, नई जो पीढ़ी आ रही है, वो इस मामले में समझदार है बहुत। ठीक है, वो कहते हैं कि उठ पुट काम करना ही नहीं, हमें साफ सुथरा काम करना है, टेंशन फ्री होकर सोना है रात को। ज़्यादा हाई हाई करके पैसा इकट्ठा करके बीपी शुगर लगवा लिया, क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो फिर कहते हैं कि नेक्स्ट, द फ्लोर्स एंड इंटरनल वॉल्स एंड सैनिटरी ब्लॉक्स शैल बी लेड इन ग्लेज टाइल्स टू प्रोवाइड ए स्मूथ पॉलिश्ड इम्परवियस सरफेस। जैसे हम घरों में टाइलें लगवाते हैं, ठीक है, जो फ्लोर्स हैं, इंटरनल वॉल्स हैं, ठीक है, और जो सैनिटरी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे ग्लेज टाइल्स लगी हों, जिससे क्या एक स्मूथ पॉलिश इम्परवियस सरफेस हो। लैट्रिन्स एंड यूरिनल शैल बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डेज। अब देखिए, कोई लैट्रिन्स या यूरिनल साधन में एक बार साफ करता है, ठीक है, रूटीन में साफ होती हैं तो हर दो दिन बाद, एक दिन बाद साफ होती है, विद द सुटेबल डिटर्जेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स और विद बोथ। ठीक है, यानी प्रॉपर कह रहे हैं कि फुल सफाई, ठीक है, अच्छे से। ठीक है जी, 7 दिन में कम से कम एक बार। स्पिटून्स है, ठीक है, जो ये लोग थूकते हैं जहाँ पे, ठीक है, दे शैल बी प्रोवाइडेड ए सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स इन ए कन्वीनियंट प्लेसेस एंड दे शैल बी मेंटेन इन ए क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन। ठीक है, स्पिटून्स सफिशिएंट नंबर जितने रिक्वायर्ड है उतने होने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल क्लीन कंडीशन में हो, हाइजीनिक कंडीशन में हो, यानी कि मक्खियाँ भिन बना रही हों वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा क्या था हमारा। ठीक है, तो ये डस्ट फ्यूम हो गया हमारा, वेंटिलेशंस हो गया, ठीक है,
उसके अलावा डर्ट वगैरह हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये सारा किस में हो गया हमारा, हेल्थ में, ठीक है। तो ये याद रखिए, क्लैनलीनेस में क्या है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर क्लैनलीनेस हो, डर्ट वगैरह फ्यूम वगैरह का पूरा डिस्पोजल हो प्रॉपर, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम साफ़ सुथरा हो, ठीक है। वेस्ट है, एफ्लुएंट्स है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल का सिस्टम हो, ठीक है। और जो वेंटिलेशन है, टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे वेंटिलेशन में क्या था, प्रॉपर वेंटिलेशन की समस्या और क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन का, ठीक है। अगर वेंटिलेशन क्या है कि अगर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल सिस्टम करना पड़ेगा। टेम्परेचर में क्या था कि जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ पे क्या है कि सूटेबल अरेंजमेंट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ काम कर सके इसके लिए, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम का क्या हो गया कि प्रॉपर सिस्टम हो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो टाइप है वो इस प्रकार की है, नेचर इस प्रकार की है, वहाँ पे जो एक्सेसिव क्या है डस्ट इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि कोई एम्प्लॉय उसको इनहेल ना कर जाए सांस के जरिए लेते हुए, उसका प्रॉपर सिस्टम हो जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, आपको याद होगा कि जहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्रिएट की जा सकती है। और आपको याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है, बता सकते हैं कि कितनी आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इंक्रीज़ की जा सकती है, तो कितना लेवल होगा, क्या उसके मेथड्स होंगे, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग का था कि यहाँ भी जो वर्कर्स जो है उनके लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग फैक्ट्री में ना हो, और 14.2 क्यूबिक क्या है मीटर जो स्पेस है हर एक वर्कर के लिए एटलीस्ट होनी चाहिए। लाइटिंग में था कि यहाँ भी जो लाइटिंग है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जहाँ वर्कर्स काम करते हैं, या जो पैसेज है जो वर्कर्स का, ठीक है, जहाँ वर्कर्स निकलते हैं और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। हमने किया कि जैसे 250 से ऊपर ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, 250 से ऊपर वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ समर सीजन में क्या है कि जो हॉट कंडीशंस है जब, कि उस समय क्या है कि जो कूल ड्रिंकिंग वाटर की क्या है एक क्या है कि तैयारी होनी चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है कि प्रॉपर ड्रिंकिंग पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स क्या है कि पे एक मेल के फीमेल के अलग होने चाहिए, प्रॉपर साफ हालत में होने चाहिए, ठीक, कम से कम 7 दिन में एक बार पूरा उसको वॉश करना है साफ डिटर्जेंट से, ठीक है। तो सिंपल से पॉइंट है, बिल्कुल कुछ खास तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब आपको बस ये याद रखना है कि हेल्थ में क्या आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से ही याद हो जाते हैं, ठीक है। ओवर क्राउडिंग ना हो, डस्ट एंड फ्यूम का हो गया, ठीक है, और जो पेंटिंग वॉशिंग वगैरह हो गया आपका, स्पिटोन्स का हो गया, ठीक है, लैट्रिन यूरिनल का हो गया, ठीक है। जो बेसिक कॉमन सेंस से उससे याद हो जाता है कि हेल्थ में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए। लाइटिंग है, ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है, आपका जो वेंटिलेशन है, ठीक है। तो कई चीज़ें कॉमन सेंस से होती हैं। अब आप सोचिए कि सेफ्टी में क्या आएगा, ठीक है। वो तो था हेल्थ में, एम्प्लॉय की हेल्थ ख़राब ना हो, सेफ्टी में क्या आना चाहिए। सेफ्टी में यही है कि देखिए वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें, सेफ सिचुएशन में काम कर सकें, प्रॉपर फेंसिंग हो मशीनों की, ठीक है। कोई तो डेंजरस मशीन पे कोई जो यंग पर्सन है या चाइल्ड है वो काम ना कर रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो जहाँ पे अभी मशीनें लगी हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि पानी बिखरा पड़ा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सेफ्टी में तो यही होता है कि हाँ भाई जो वर्कर्स है उसको कहीं चोट ना लग जाए, ठीक है, मशीन में हाथ ना चला जाए कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे क्या है कि वर्कर्स को नुकसान हो। चलिए, तो सेफ्टी मेजर्स में क्या है, चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड ऑन द सेफ्टी ऑफ द वर्किंग प्लेस इन ए फैक्ट्री। बेसिकली क्या है इसमें, फेंसिंग हो मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी की प्रॉपर फेंसिंग हो, ठीक है। वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, कि जहाँ मशीनरी चल रही है उसके पास या उसके जो नज़दीक में काम कैसे होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स, उसके लिए क्या नियम है। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, सेल्फ एक्टिंग मशीनरी, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रॉप्स एंड लिफ्टिंग साइकिल्स, ठीक है। तो ये सारे किसके रिगार्डिंग है, ये हैं सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स। उसके अलावा रिवॉल्विंग मशीनरी, फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, पिट्स, सम सॉपनिंग ऑफ फ्लोर, excessive weights, protection of eyes, precaution against dangerous fume gases, precautions regarding the use of portable electric light, explosive or inflammable, dust, gas, etc., precautions in case of fire, safety on building and machinery, maintenance of buildings, appointment of safety officer। तो ये सारा किस में आ जाता है आपका, ये सारा सेफ्टी में आ जाता है, ठीक है। कुछ मशीनरी की फेंसिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है उस समय, ठीक है, बिल्डिंग की कोई रिपेयर हो रही है उस समय, सेल्फ एक्टिंग मशीन है उसका आ गया, और जो मशीनरी जो इन मोशन है चल रही है तो उसके पास या उसके नियर कैसे काम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है
हैजार्डस प्रोसेस, ठीक है, ये तो जैसे कि रीडिंग वाला पॉइंट था, ठीक है, क्या है सेफ्टी में। अब इसमें याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हैजार्डस प्रोसेस में क्या प्रोसेस होती है, कैसे स्टेप्स होते हैं। कहते हैं कि देखिए जहाँ पे भी किसी फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस कैरी ऑन करनी है, तो वहाँ पे पहले तो इंटीमेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है कि कमेटी बैठाएगी, जांच करवाएगी कि यहाँ पे सुटेबल भी है कि नहीं, इसको अलाउ किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है ना। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग इट टू कंसिडर द एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर इनिशियल लोकेशन ऑफ ए फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एनी सच फैक्ट्री। तो किसी फैक्ट्री में कोई हैजार्डस प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, इनिशियल लोकेशन है या एक्सपेंशन करना है, तो वहाँ पे क्या कि सरकार क्या करेगी, साइट अप्रेजल कमेटी बिठाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या आ गया हैजार्डस प्रोसेस में कि स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक क्या है साइट अप्रेजल कमेटी, जहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री स्टार्ट करनी है या उसको एक्सपेंड करना है। फिर जो साइट अप्रेजल कमेटी है वो एग्जामिन करेगी एप्लीकेशन को, रिकमेंडेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहला काम तो क्या किया, साइट अप्रेजल कमेटी बैठाई, साइट अप्रेजल कमेटी बैठाई। अब साइट अप्रेजल कमेटी क्या है, जो एप्लीकेशन आई है फैक्ट्री लगाने की या फैक्ट्री को एक्सपेंड करने की, उस एप्लीकेशन को क्या है एग्जामिन करेगी। साइट अप्रेजल कमेटी शैल एग्जामिन एन एप्लीकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, ठीक है। तो साइट अप्रेजल कमेटी क्या करेगी, 90 डेज के विद इन एप्लीकेशन आई उसके 90 डेज के विद इन क्या है एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी और अपने सुझाव क्या है स्टेट गवर्नमेंट को देगी। अब जो साइट अप्रेजल कमेटी है उसको पावर दी गई है कि अगर जो बंदा जो एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं तो मंगवा सकती है। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार अप्रूवल दे दी तो उसके बाद कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। व्हेन द एप्लीकेशन इज गॉट अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू obtain a further approval from the central board of state board or the state board और यहाँ पे और स्टेट बोर्ड ऑफ पोल्यूशन अथॉरिटी, जैसे CPCB होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या SPCB होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे हैजार्डस प्रोसेस कैरी ऑन होनी है तो फैक्ट्री लगानी है, तो पहला स्टेप क्या है कि जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन लगाएगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, SAC सेटअप करेगी, ठीक है, साइट अप्रेजल कमेटी। अब ये क्या करेगा, एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है, और जो भी इससे डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं मंगवा लेगा, ठीक है ना, और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है जी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहते हैं कि आगे अप्रूवल दे दिया मान लीजिए, तो किसी भी अथॉरिटी की यानी कि जैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेवेंट है। कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है एक दो बारी मेरे ख्याल से, कि ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑक्यूपायर तो आपको याद होगा कौन होता है, जिसके बाद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री है, वो क्या होता है ऑक्यूपायर। उसके अलावा आपको याद होगा फर्म के केस में पार्टनर है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो मेंबर है, कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर है, ठीक है, आपको सारा याद होगा, ठीक है। और जो अगर कोई मान लीजिए फैक्ट्री जो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उसे हम क्या मानेंगे, ऑक्यूपायर। फिर आपको याद होगा वो शिप का केस था, ठीक है। चलिए, ऑक्यूपायर हैज़ टू फॉलो द प्रोसीजर। कहते हैं एक तो क्या है कि वो एक जो डिटेल पॉलिसी बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर, ठीक है, एक पॉलिसी बनाएगा रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, पहला पॉइंट। फिर एक ही डिस्क्लोज करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डेंजर्स इंक्लूडिंग हेल्थ हैजर्ड्स एंड मेजर्स टू ओवरकम सच हैजर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू द और हैंडलिंग ऑफ द मटीरियल्स और सब्सटेंसेस इन मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज अदर प्रोसेसेस टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो पहले तो क्या हुआ, वो डिटेल पॉलिसी बनाएगा हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग वर्कर्स की, और दूसरा क्या है कि उसके जो फैक्ट्री में या उसके जो आगे सामान ट्रांसपोर्ट होने में, स्टोरेज होने में जो कोई खतरे हैं, हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स हैं, खतरा है मान लीजिए स्टोरेज में या ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, जो चीज़ बनती है वहाँ पे या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो सारा डिस्क्लोज करेगा कि यहाँ पे ये डेंजर है। टू ड्रॉ अप एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान and detailed disaster control measures for the factory and make known to the workers and to the general public living in the vicinity of the factory the safety measures required to be taken in the event of accident taking place। तो पहला तो क्या हो गया कि तो जो डिटेल पॉलिसी है वो ले डाउन करनी है रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द
वर्कर्स। और दूसरा क्या है कि जो भी डेंजर्स हैं वाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री या वाइल ट्रांसपोर्टेशन या वाइल स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, तो बताएगा, डिस्क्लोज करेगा कि यहाँ पे ये डेंजर्स हैं। और थर्ड है कि प्रॉपर एमरजेंसी प्लान बनाएगा कि कल को कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ दिक्कत आती है, ठीक है, और डिटेल डिजास्टर कुछ होता है तो वहाँ पे डिटेल डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स बनाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि वर्कर्स को ही बताएगा, और जो जनरल पब्लिक है जो फैक्ट्री के एरिया में, फैक्ट्री के साथ वाले एरिया में रहती है, तो वहाँ भी बताएगा कि हाँ जी यहाँ पे ये ठीक है रिस्क है। उसको रिस्क को हैंडल करने के लिए हमने ये प्लान बना रखे हैं, ठीक है, डिजास्टर प्लान है या इमरजेंसी प्लान है। टू ले डाउन मेजर्स फॉर हैंडलिंग यूजेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस inside the factory premises and disposal of such substances outside the factory premises and publicize them in the manner prescribed among the workers and the general public living in the vicinity। क्या कहते हैं? तो पहला तो सिंपल हो गया, ठीक है। पहला तो क्या हो गया, एक डिटेल प्लान बनाना, एक डिटेल पॉलिसी बनाना रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया कि डिस्क्लोज करना। दूसरे पे फोकस किस पे है? पहले तो पॉलिसी बनाइए, फिर डिस्क्लोज करना है कि फैक्ट्री में काम करते समय जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, या उसकी स्टोरेज है, उसमें क्या खतरे हैं, ठीक है। और अब उसने जो हैजार्डस जो है, जो भी हैजर्ड्स हैं, जो भी रिस्क हैं, उसके लिए जो इमरजेंसी प्लान बना रखे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रखे हैं, और काम करते समय क्या रिस्क हैं ये सभी वर्कर्स को बताना है, और उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने क्या इमरजेंसी प्लान बनाए हैं, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, वर्कर्स को बताना है। और जो पीपल लिविंग इन द नियर विसिनिटी ऑफ द फैक्ट्री उनको भी बताना है, ठीक है। जो लास्ट है वो यही है कि मेजर्स ले डाउन करने हैं कि किस प्रकार से क्या है कि जो हजार्डस सब्सटेंसेज हैं उसको हैंडल किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है, इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर, या फिर डिस्पोजल किस प्रकार से सब्सटेंसेज का किया जाएगा आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस। नेक्स्ट कहते हैं कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑक्यूपायर की इन रिलेशन टू द हैजार्डस प्रोसेसेस। पहला, ही हैज़ टू मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ही इज़ टू अपॉइंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु पोजेस स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन इन हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेज एंड कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज सच हैंडलिंग विद इन द फैक्ट्री, ठीक है। तो उसे क्या है कि जो ऑक्यूपायर है उसे एक तो एम्प्लॉयज़ का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जो हजार्डस सब्सटेंसेज हैं या हजार्डस प्रोसेसेज हैं वहाँ पे वही बंदे अपॉइंट करने हैं उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, या हजार्डस सब्सटेंसेज को हैंडल करने के लिए वही लोग अपॉइंट करने हैं जो क्या है कि एक्सपीरियंसड है, जिसको क्या है, जो कॉम्पिटेंट है, जिनको पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है इस एक्ट के तहत, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट देखो, वैसे मेजर पावर तो किसको दे रखी है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। मेजर पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। कुछ एक पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो पहला, पावर टू इंक्वायर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्व्ड इन ए फैक्ट्री, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी फैक्ट्री में, ठीक है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी करने की। किसी फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उसको इंक्वायरी करने की पावर है। तो पावर टू प्रोवाइड एमरजेंसी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री के रिगार्डिंग कि क्या एमरजेंसी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले तो क्या हो गया, इंक्वायरी करने की पावर है किसी फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी जानने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, जो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स जो है किसी फैक्ट्री में वो प्रोवाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोवाइड कर सकती है कि हाँ जी मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होगी ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एनी फैक्ट्री। किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में कितने टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, कितना क्या है केमिकल यूज़ किया जा सकता है। ऑक्यूपायर को कहते हैं कि एक सेफ्टी कमेटी बैठानी पड़ेगी जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट होगा। मकसद क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी, हेल्थ एट वर्क एंड टू रिव्यू पीरियोडिकली द मेजर्स टेकन इन दैट इफेक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर भी क्या है कि एक सेफ्टी कमेटी बैठाएगा जिसमें क्या है कि वर्कर्स होंगे बराबर के एम्प्लॉयर की ओर से और एम्प्लॉय की ओर से। मकसद क्या है कि फैक्ट्री में सेफ्टी एंड हेल्थ बनी रहे। नेक्स्ट है, वेयर वर्कर्स हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट there is likelihood of imminent danger to their lives or the health due to accident, they may bring the same to the notice of his occupier, agent, manager or any other person who is in charge of the factory of the process. Immediate action shall be taken at the report of inspector having jurisdiction, ठीक है। सिंपल से ये कुछ खास इसमें नहीं है कि बता रखा है कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैजार्डस प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं? एक तो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग वो इंक्वायर कर सकता है, एमरजेंसी सेंटर बना सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है बता सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि हाँ तो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है रिगार्डिंग क्या है केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज। अब कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटी आ जाती है इसमें, ठीक है। ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटी है? एक तो क्या है कि वो सेफ्टी कमेटी बैठाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि हजारडस प्रोसेस यूज़ की जा रही हैं, एक्सेस यूज़ की जा रही हैं, तो सेफ्टी कमेटी बैठाएगा। उसमें क्या है कि आधे आधे बंदे होंगे, आधे जो रिप्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट को और आधे रिप्रेजेंट करेंगे वर्कर्स को, ठीक है। मकसद क्या है, एक पॉलिसी बनाई जा सके कि जो वर्कर्स की जो हेल्थ है सेफ्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स, ठीक है। एक तो देखो हमने डिस्कस किए सबसे पहले हमारे जो हेल्थ के मेजर्स से, वो थे साफ सफाई से जुड़े हुए मुद्दे, ठीक है। फिर सेफ्टी के बारे में बात की, फेंसिंग होना चाहिए वगैरह, ठीक है। अब है वेलफेयर मेजर्स। अब कहते हैं कि देखिए एक प्रॉपर एक वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए मेल एंड फीमेल वर्कर्स के लिए, ठीक है। सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो जो कपड़े हैं उनको सुखाने का, ठीक है, धोने का पूरा वहाँ प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि धोया, ठीक है, पहले क्या है धोया, ठीक है, फिर सुखाया, फिर स्टोर किया, वॉशिंग फैसिलिटी, ठीक है, स्टोरिंग फैसिलिटी एंड ड्राइंग फैसिलिटी कपड़े के लिए, ठीक है। फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सुटेबल फैसिलिटीज फॉर सिटिंग ऑफ वर्कमैन वर्कर्स हु वर्क ओनली ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, देखिए इसमें अब मैं कोई रट्टा तो लगवा नहीं सकता, ये रीडिंग या एक बार रिटेन करना है बस, ठीक है। फैसिलिटी फॉर सिटिंग, तो सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो क्या है कि वर्कर्स खास करके सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं। हाँ, फर्स्ट एड फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, कोई चोट लग गई वगैरह, तो इट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। देयर मस्ट बी वन फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स, तो 150 वर्कर्स के लिए कम से कम एक क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ और 500 और मोर वर्कर्स देयर मस्ट बी एन एम्बुलेंस रूम, देयर मस्ट बी एन एम्बुलेंस रूम, ठीक है। कैंटीन्स है, इन केस जहाँ पे क्या है कि 200-250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन द रनिंग ऑफ कैंटीन which are not to be taken into account in fixing the cost of foodstuff shall be borne by the employer, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, जहाँ पे क्या है कि 150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे क्या है कि शेल्टर्स हो, प्रॉपर रेस्ट रूम हो, लंच रूम्स हो। क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ 30 से ज़्यादा वीमेन काम करती हैं तो वहाँ पे क्या है क्रैच रूम होने चाहिए, ठीक है। और 6 वीमेन वर्कर के लिए कम से कम एक रूम होना चाहिए। तो क्रैच फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल होगी? जहाँ पे क्या है कि 30 से ज़्यादा वीमेन वर्कर काम करती है और कम से कम एक रूम होना चाहिए 6 वीमेन वर्कर्स के लिए, ठीक है। और वेलफेयर ऑफिसर्स क्या है, वे हैं जब 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जब 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। अब ये सारा क्या है एक तरह का कुछ याद हल्का सा याद रखने वाला काम है। वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल वर्कर्स के लिए सेपरेट। और क्या है कि जो कपड़ों को सुखाने की, ड्राई करने की, स्टोर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। वो 30 से ज़्यादा वीमेन काम करती है तो वहाँ पे क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए और 6 वीमेन के लिए एक क्रच अलग से रूम होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे खास करके जो एम्प्लॉयज़ वर्कर स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं तो उनके लिए सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और हाँ, फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए। और जहाँ पे क्या है कि 150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे कम से कम एक एम्बुलेंस रूम तो होना चाहिए, ठीक है। कैंटीन्स हैं जहाँ पे क्या है कि 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ कैंटीन होनी चाहिए। शेल्टर्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, लंच रूम है जहाँ पे 150 से ज़्यादा बंदे काम करते हैं, ठीक है। रेस्ट मैंने बोल दिया। और वेलफेयर का याद रखना, जहाँ पे क्या है कि 500 से ज़्यादा बंदे काम करते हैं वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है ना। एक केस स्टडी है कैंटीन के रिगार्डिंग। Within Ferro Alloys Corporation Limited versus Government of Andhra Pradesh Labour Employment and Technical Education Department, it was held that there is nothing in Section 46 of Factories Act which provides for the mode in which specified establishments must set up a canteen. It is left to the discretion of the concerned establishment to discharge its obligation of setting up a canteen either by way of direct equipment or by employment of a contractor. तो कहता है कि लॉ में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि यहाँ पे जो कैंटीन की फैसिलिटी है वो एम्प्लॉयर ने खुद सेटअप करने की, किसी ठेके पे दे दी किसी को कि हाँ भी यहाँ पे तुम अपनी कैंटीन खोल लो, चलाओ अपने आप, ठीक है। इट कैन नॉट बी पोस्टुलेटेड दैट इन द लेटर इवेंट, यहाँ पे ठेके पे दी है, पर्सन्स वर्किंग इन द कैंटीन वुड बी द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट।
तो कहते हैं कि देखिए, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लॉ में कहीं नहीं लिखा कि कैंटीन जो है वो एम्प्लॉयर को खुद ओपन करनी है या वो ठेके पे दे सकता है। तो जहाँ पे कहते हैं कि ठेके पे दे दी, मान लीजिए, तो अगर जो है कैंटीन ठेके पे दे दी गई है, तो उस वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो लोग काम कर रहे हैं, वो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। वो तो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं जिसको हमने कैंटीन चलाने का ठेका दिया। तो जो कैंटीन चलाने का ठेका जिसको दिया कॉन्ट्रैक्टर को, वो अपने बंदे लेके आया काम के लिए। तो क्या उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री के एम्प्लॉई हैं? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, चलिए। वेलफेयर ऑफिसर, जहाँ 500 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर चाहिए, आपको पता है। कहते हैं इन श्याम विनयल लिमिटेड वर्सेस वीटी प्रसाद, इट वॉज हेल्ड दैट एन असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर कैन नॉट बी हेल्ड दैट ही वॉज इन फैक्ट अपॉइंटेड एज लेबर वेलफेयर ऑफिसर सिंपली बिकॉज एज ए असिस्टेंट एंड पर्सनल ऑफिसर ही वॉज लुकिंग आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ द लेबरर्स एंड वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स। तो कहते हैं कि देखिए, जो वेलफेयर ऑफिसर है अलग से पॉइंट होना चाहिए, तो असिस्टेंट जो पर्सनल ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या है कि वो वेलफेयर ऑफिसर नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। चैप्टर थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा लेंथी या बोरिंग, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने कोशिश की है कि इसको लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में कवर किया जाए, और अच्छे से कवर किया भी है। अब मेन थिंग इज़ दैट कि आप इसको रिटेन कैसे करते हो। द मेन थिंग इज़ दैट मैं तो बस एक बार पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ठीक है, और रिटेन तो आप लोगों को ही करना है। और रिटेन का तरीका क्या होता है कि ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, एक बार रिवाइज कर लीजिए बस, और कोशिश हो तो लिख के देख लीजिए। तो फिर एक बार आपने अच्छे से रिटेन कर लिया तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो पास हो ही जाओगे। ठीक है ना। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है ना।